गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर मैं आज आपके सामने डेवऑप्स का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज हम कुबरनेटिस में और डिटेल में जाने वाले हैं। ये कुबरनेटिस जो मैं डिटेल में शुरू किया है उसका पार्ट 2 है, जिसमें मैं मिनी क्यूब के ऊपर आपको आज और ज्यादा डिटेल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें नोट सिलेक्टर भी होगा, लेबल्स भी होंगे और बहुत सारी बातें हम इसमें करेंगे। तो लेबल्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारी सीरीज है इसमें हम कुबरनेटिस बहुत डिटेल में अब मैं आपको लेके जा रहा हूं। मतलब आप ये समझेंगे कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी आपको इतनी डिटेल में नहीं कराएगा, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। हमारे लिंक्डइन ग्रुप से, मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे कनेक्ट हो जाएं, मेरे फेसबुक ग्रुप पे आप कनेक्ट रहें। जो लोग फेसबुक ग्रुप पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उसका मसला ये है कि जो 2 मैंडेटरी सवाल है उनके जवाब आप नहीं देते हैं, इस वजह से आप वहां कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। वो मैंडेटरी सवाल के जवाब दीजिए और आप ग्रुप में इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप ऑफिशियली बना हुआ है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा फेसबुक ग्रुप के ऊपर। आप लिंक्डइन प्रोफाइल मेरा भूपिंदर राजपूत के नाम से, वहां कनेक्ट हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चले, अच्छी बात है। तो लेबल की हम बात कर रहे थे। लेबल्स क्या होते हैं? देखिए, अगर मैं लेबल की बात करूं तो आपने भी देखा होगा रेड लेबल भी आती है, ब्लैक लेबल भी आती है, ठीक है। तो लेबल क्या होते हैं? अब आपकी रसोई जो होती है ना, आपकी जो किचन होती है, आपने किचन में देखे होंगे कई सारे एक जैसे छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे होते हैं और उनके ऊपर ना स्टिकर लगा होता है। एक पे लिखा होता है टी, एक पे लिखा होता है रेड चिली, एक पे लिखा होता है सॉल्ट। उस डब्बे को देख के आप पहचान जाते हैं कि इसके अंदर नमक है, ठीक है, या इसके अंदर लाल मिर्च है, या इसके अंदर धनिया पाउडर है, ठीक है। वो बात अलग है, हम हिंदुस्तानी जो है और जो हमारी जो मम्मी है वो घर में किसी भी डब्बे में कुछ भी रख देती है। आपको हो सकता है शुगर के डब्बे में आपको लाल मिर्च पड़ी हुई मिल जाए, वो एक अलग चीज है। बट जो लेबल होते हैं वो लेबल आपको ये बताते हैं कि भाई इस चीज के अंदर ये है। आप उस लेबल की हेल्प से उस चीज को पहचान सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप डब्बा खोल के देखो। अगर डब्बे के बाहर ही लिखा हुआ है सॉल्ट तो आप समझ जाओगे इसके अंदर सॉल्ट है, ठीक है। आप उसको रेफर कर सकते हो, आप उसको लेकर आ सकते हो। यही कुछ जरूरत होती है, यही कुछ लेबल हमारे यहां पर काम करते हैं। यानी कि जो हम पॉड क्रिएट कर रहे हैं, अभी हमारे एनवायरनमेंट में मैंने एक पॉड क्रिएट किया, 2 पॉड क्रिएट किए हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब रियल टाइम एनवायरनमेंट में आपके पास 50 या 100 पॉड हैं, तो अगर कोई 4 पॉड आपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए हैं या डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, या 4 पॉड के ऊपर आपके कंटेनर में जो है सपोज करें कोई टॉमकैट सर्वर चल रहा है या कोई एप्लीकेशन स्पेसिफिक चल रही है, तो आप लेबल लगा सकते हो कि भाई इसके ऊपर फलाना कंपनी की टेक्निकल गुफ्तगू की एप्लीकेशन चल रही है, इन 4 पॉड के ऊपर टेक्निकल गुफ्तगू की एप्लीकेशन चल रही है। अब मुझे उन 100 पॉड जो मेरे पड़े हुए हैं, जो चल रहे हैं अलग अलग नोट्स के ऊपर, उनमें से वही 4 पॉड मुझे चाहिए जिस पर टेक्निकल गुफ्तगू की एप्लीकेशन चल रही है। तो अगर मैंने वहां लेबल लगा रखा है तो उस लेबल की हेल्प से मैं उन्हें सॉर्ट कर सकता हूं, मैं उन्हें सर्च करके निकाल के ला सकता हूं कि जहां जहां टेक्निकल गुफ्तगू का लेबल लगा हुआ है वो वाले पॉड मुझे लाकर दो। आपको समझ आ रहा है लेबल की जरूरत कहां है? लेबल डिफाइन करने के काम आता है और सिलेक्टर उनको सिलेक्ट करके लाने के काम आता है। यानी सिलेक्टर की हेल्प से आप वो लेबल लगे हुए पॉड को निकाल के लाते हो। समझ आ रही है? तो दोनों चीजें मैं आपको एक साथ समझा रहा हूं। लेबल का मतलब है आप पॉड के ऊपर लगाते हो, नोड के ऊपर लगाते हो, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हो। लेबल ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉड पे लगाया जा सकता है, लेबल किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जा सकता है। यह बात आपको याद रखनी है। वो ऑब्जेक्ट आपका पॉड भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट आपका नोड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिलेक्टर होता है उस लेबल लगी हुई चीज को निकाल के लाने के लिए, सिलेक्ट करके लाने के लिए, ठीक है। वो कमांड्स होती हैं जिसकी हेल्प से आप उसे सिलेक्ट करके ला सकते हो। तो लेबल्स क्या होते हैं? लेबल्स आर द मैकेनिज्म यू यूज टू ऑर्गेनाइज कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट्स। तो यहां साफ साफ लिखा है कि कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए लेबल का इस्तेमाल किया जाता है। अब लेबल का इस्तेमाल हम किसी भी अगर मैं रियल टाइम की बात करूं, किचन की बात करूं, किचन में जो मसाले के डब्बे होते हैं वहां पे इजीली मुझे पता चल जाए किस चीज में क्या है, इसीलिए मैं वहां पे लेबल लगाता हूं, ठीक है। लेबल का फायदा ही ये होता है रियल टाइम में भी। इवन आप जब अगर नेटवर्किंग में आप काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो हर एक लैंड केबल के ऊपर या सर्विस केबल के ऊपर आपको एक लेबल मिलता है। उस लेबल की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, आपको जो नेटवर्क होंगे, आपके राउटर जहां भी लगे होंगे ऑफिस में, आप देखना उनके ऊपर व्हाइट कलर के स्टिकर्स लगे होते हैं और उन पे लिखा होता है कि ये फलाना पोर्ट नंबर से आ रहा है, ये फलाना आईपी एड्रेस इस पे चल रहा है। वो लेबल इंपॉर्टेंट होता है, वही बताता है। इवन मेरा भी एक लेबल है, मेरे ऊपर
ऊपर भी एक लेबल लगा दिया गया भूपिंदर राजपूत, जिससे अगर आपको कहीं भी जाना है, आपने पूछना है, कोई आपसे पूछता है किससे पढ़ के आए हो, तो आप कहोगे भूपिंदर राजपूत से, ये लेबल है। ठीक है, ऐसे ही आप पे भी एक लेबल है, आपका नाम आपका लेबल है, आप ऐसा समझो। तो हम पॉड को भी नाम दे सकते हैं और एक से ज्यादा नाम दे सकते हैं। जैसे आप मुझे भूपिंदर राजपूत के नाम से जानते हैं, कुछ लोग भुप्पी सर कहते हैं, कुछ लोग टेक्निकल गुफ्तगू कहते हैं, कुछ टीजी वाले सर कहते हैं। तो आप कुछ भी, बहुत सारे लेबल आपने लगा दिए है ना, और कुछ और भी उल्टे सीधे नाम आपने रखे होंगे, है ना, दिल टूटा आशिक भी रखा होगा कुछ लोगों ने, कि शेर व शायरी बहुत सुनाते हैं। चलिए अच्छी बात है, लेकिन देखिए मैं आपको फिर वही बात कह रहा हूं, शेर व शायरी नहीं आती ना तो कुछ नहीं आपको आता, जरा करके देखें, उसका भी अपना मजा है। चलिए अच्छी बात है। तो अ लेबल इज अ की वैल्यू पेयर विदाउट एनी प्री डिफाइंड मीनिंग दैट कैन बी अटैच्ड टू दी ऑब्जेक्ट्स। तो लेबल क्या होते हैं? लेबल की और वैल्यू होती है। जैसे की क्या होगी? नेम, और नेम की वैल्यू क्या होगी? भूपिंदर। तो ये एक लेबल हो गया। आप लेबल कैसे भी दे सकते हो, आपने कहा क्लास, और क्लास में आपने कहा पॉट्स, ये भी एक लेबल है कि जो मेरी क्लास में पॉट्स नाम से है उन्हें आप फाइंड आउट करके लाओ। तो लेबल आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हो, कोई प्री डिफाइंड सेट नहीं है कि यही लेबल्स हैं, आप कोई भी लेबल दे सकते हो। ठीक है, तो अब ए लेबल इज अ की वैल्यू पेयर विदाउट एनी प्री डिफाइंड मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, आप लेबल जो चाहे वो दे सकते हैं। ठीक है, दैट कैन बी अटैच टू दी ऑब्जेक्ट, उसे आप ऑब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, पॉड भी हो सकता है, नोड भी हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो मैंने आपको लिखवाए थे पिछले थ्योरी लेक्चर में, पिछले वीडियो में, वो कोई भी ऑब्जेक्ट पे आप लेबल लगा सकते हो। Labels are similar to tags in AWS or Git, where you use a name to quick reference। तो quick reference के लिए, जल्दी से ढूंढ के लाने के लिए हम labels का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। So you are free to choose labels as you need it to refer an environment which is used for development or testing or production, refer a product group like department A, department B। आप कैसे भी लेबल लगा सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी लेबल लगाने हैं, प्रोडक्शन का लेबल लगाना है, डेवलपमेंट का लगाना है, डिपार्टमेंट वाइज लगाना है, या आपको कंपनी वाइज लगाना है कि टेक्निकल गुफ्तगू का अलग लेबल होगा, TCS का अलग होगा, एप्पल का अलग होगा, माइक्रोसॉफ्ट का अलग होगा। तो जो जो आप काम कर रहे हैं जिन जिन कंपनी के लिए, उनके पॉट्स पे आप वो लेबल लगा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी थ्योरी। ठीक है, अभी और भी थ्योरी की बात करेंगे। अब मैं आपको जरा ये समझा देता हूं कि जो इसकी मैनिफेस्ट फाइल है उसमें आपको कैसे काम करना है। ये फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसको नोटपैड फॉर्मेट में, अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्रॉपर कॉपी नहीं कर पा रहे हो तो नोटपैड के फॉर्मेट में, जो भी नोटपैड पे मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में लैब में, वो नोटपैड फाइल भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है टेक्निकल गुफ्तगू यूट्यूब चैनल, उस पे मेरे ख्याल से 2,500 के आसपास अभी लोग जुड़े हुए हैं। तो वो है ऑफिशियली, आपको वहां पोस्ट नजर आ जाएंगे, हमारा लोगो नजर आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मल्टीपल लेबल्स कैन बी एडेड टू अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, आप एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा लेबल लगा सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5, मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि मैक्सिमम क्या है, बट हाँ आप 10 20 50 लेबल इजीली लगा सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब ये मेरी मैनिफेस्ट फाइल है, उसके लिए मैंने vipod5.yml के नाम से एक मैंने फाइल क्रिएट कर ली, और उसके अंदर मैंने ये कंटेंट लिखना है। अब इस कंटेंट में देखो सब कुछ एज इट इज है, काइंड में पॉड है, एपीआई वर्जन v1 है, ये आप जानते हो। लेबल कहां पे आता है? मेटा डेटा के अंदर लेबल को लिखना होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मेटा डेटा के अंदर आपने पहले अपना नाम लिख दिया, जो भी आप पॉड को नाम देना चाहते हो, मैं डेली पॉड यहां पे नाम दे रहा हूं। उसके बाद आपको लेबल्स को ऐड करना है, यानी लेबल्स कहां आएगा? मेटा डेटा के अंदर आएगा। इस मेटा डेटा में लेबल को आपको लिखना है। लिखने का तरीका सिंपल है, ये की है और ये वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है। आप की को नेम दे दो, क्लास दे दो, आप यहां पे सपोज एक और दे दो, नेम इज कॉलन भूपिंदर, इस तरीके से एक और लेबल लगा दो, या आप यहां पे लगा दो कंपनी और इसके आगे कॉलन लगा के स्पेस दे के लिख दो टेक्निकल गुफ्तगू। आप जो चाहे लेबल दे सकते हैं, आपकी मर्जी है आप क्या क्या लेबल उस पॉड को देना चाहते हैं, आप वो दे सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है।
उसके बाद स्पेसिफिकेशन में आप जो पॉड के अंदर कंटेनर क्रिएट करना चाहते हैं उसकी डिटेल आप लिखेंगे। तो मैंने लिखा है कि भाई एक कंटेनर्स क्रिएट कर दो। फिलहाल मैं एक ही कर रहा हूं, मल्टी कंटेनर क्रिएट नहीं कर रहा। आपको पता है मल्टी कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए जो भी मैं आपको सारी लैब्स करा रहा हूं इनकी मदद से आप भी नई लैब्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे इसी में आप 3 कंटेनर बना के प्रैक्टिस करें, लेबल लगा दें हर उस पे पॉड के ऊपर, मल्टीपल पॉड बनाएं, उस पे मल्टीपल कंटेनर क्रिएट करें। आप अपने आप से जो भी मैं आपको करा रहा हूं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ नई लैब्स जरूर क्रिएट करके देखें, ठीक है। कंटेनर्स में आपने अपने कंटेनर को नाम दे दिया C00। कौन सी इमेज पुल करके लानी है कंटेनर के अंदर, उबुंटू इमेज पुल करके लानी है। उसके बाद कमांड में बिन बैश मैंने दे दिया कि अगर ये ट्रू है मेरा कंटेनर चल जाता है तो इको कमांड चला दो हेलो भूपिंदर के नाम से, तो ये मैंने कर दिया। अब जब ये आप पूरी मैनिफेस्ट या आप अपनी YAML फाइल को लिख लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, सेव करने के लिए $WQ करके बाहर आना है। उसके आने के बाद हमेशा जैसे कि हम अपनी मैनिफेस्ट फाइल को अप्लाई और अपडेट करते हैं, यानी क्रिएट करने के लिए ये कंटेनर क्रिएट हो जाए और अगर कुछ चेंजेस किए तो वो अपडेट हो जाए। अगर ये फाइल पुरानी फाइल में ही हमने चेंजेस किए हैं उसके लिए आप अप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हालांकि क्रिएट का भी होता है, क्रिएट से फर्स्ट टाइम जब करते हैं तो क्रिएट करके कर सकते हैं, बट अप्लाई आप कर लें बेटर है। हर बार क्रिएट को यूज करना और अप्लाई को अलग अलग यूज करना बेटर है। आप सिर्फ सिंगल कमांड याद रखें अप्लाई वाली, ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट वाली इसके अंदर होती है। तो kubectl apply -f और जो भी आपकी YAML फाइल का नाम है वो फाइल का नाम आप यहां पे लिखेंगे और ये सारा काम आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी कंटेनर क्रिएट हो, पॉड क्रिएट हो जाएगा, पॉड के अंदर कंटेनर क्रिएट हो जाएगा, पॉड के ऊपर लेबल भी लग जाएंगे, 2 लेबल लग जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर आप मल्टीपल और ज्यादा लेबल्स लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे सब एक दूसरे के एग्जैक्ट नीचे होने चाहिए। यानी E के जस्ट नीचे C स्टार्ट होना चाहिए, C के जस्ट नीचे N होना चाहिए, N के जस्ट नीचे C होना चाहिए। जितने भी लेबल हैं उनका एक इंडेंटेशन जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, जो YAML फाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, मैं लैब में अभी जब कराऊंगा तब आप ध्यान रखिएगा। अल्फाबेट्स एक ही जगह से स्टार्ट होने चाहिए, कहने का मतलब ये है। आई होप समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। नहीं आ रहा है, नींद आ रही है, पानी वानी पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो और जो भी पीना, रेड लेबल ब्लैक लेबल कुछ भी पी लो, उसके बाद भी मजा आता है पढ़ने में, यकीन माने। चले अच्छी बात है। तो अब आपने kubectl apply -f pod5.yml आप यहाँ पे करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद आपको मैं लैब में ये सारी चीजें करके दिखाऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कमांड है जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। लेबल्स कैसे सर्च किए जाते हैं या लेबल्स को कैसे देखा जाता है कि किस पॉड के ऊपर कौन सा लेबल लगा हुआ है, उसकी क्या कमांड होती है वो इंपॉर्टेंट है। kubectl, उसके बाद get pods यानी पॉड्स मुझे लाकर दो और उनके साथ उनके लेबल भी मुझे शो करो। इसके लिए आपने क्या लिखना है, -शो -लेबल्स। इस पॉड को ऑब्जेक्ट में यहां लिख देता हूं, यानी कि अगर कल को आपने पॉड की जगह नोड पे आपने लेबल लगाया है तो यहां पॉड की जगह क्या आ जाएगा, नोट्स आ जाएगा। kubectl get notes show labels, इसी तरीके से -शो -लेबल्स इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां ये जो चीज है ना ये वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट जो भी होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट पे आपने लेबल लगाया है वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज सेम रहेगी kubectl get, और अगर आपने नोट पे लगाया तो यहाँ नोट्स आएगा, पॉड्स पे लगाया तो पॉड्स आएगा, कुछ और लगाया तो उसके ऊपर आएगा, और आगे शो लेबल्स इस तरीके से लिखना है। आपको सारे जितने भी पॉड आपके क्रिएटेड है और उन पे जो जो लेबल लगे हुए हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। अब आगे की कुछ कमांड्स है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखो यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया, हमने एक YAML फाइल बनाई, उसके अंदर हमने 2 लेबल लिख दिए मेटा डेटा के अंदर और हमने अप्लाई कर दिया, तो हमारे वो लेबल हमारे पॉड के ऊपर लग गए। लेकिन उसके बाद जब पॉड क्रिएट हो चुका है, आप काम कर रहे हो, आपके पास 50 या 100 पॉड हैं और आप किसी स्पेसिफिक पॉड पे लेबल लगाना चाहते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए मैनिफेस्ट या YAML फाइल लिखो तभी वो काम होगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक होता है डिक्लेरेटिव और एक होता है इंपेरेटिव। याद है? नहीं याद है तो इसका मतलब आप फिर ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर आपकी पिटाई होगी। देखो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आपने डिक्लेरेटिव इंपेरेटिव 2 मेथड होते हैं। डिक्लेरेटिव का क्या मतलब होता है, कौन मुझे बताएगा? सोचिए।
जो जवाब दे पा रहे हैं अपने मन ही मन में मैं आपको बता देता हूं, फिर आप मैच कर लेना आपने क्या जवाब दिया है। डिक्लेरेटिव का मतलब होता है कि हम मैनिफेस्ट यानी कि YAML फाइल लिखते हैं और उसके अंदर सब कुछ बताते हैं। मैनिफेस्ट या फिर YAML फाइल आप कह सकते हैं, उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं हमें क्या क्या चाहिए। इंपेरेटिव होता है हम डायरेक्ट कमांड की हेल्प से उस काम को करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे YAML फाइल के अंदर लेबल्स डिफाइन किए थे और मैंने वो लेबल अप्लाई किए थे kubectl अप्लाई की हेल्प से। दूसरा मेथड है कि मैं डायरेक्ट कमांड चलाऊं और वो लेबल लगा दूं किसी भी एग्जिस्टिंग पॉड के ऊपर। अगर वो काम मुझे करना है तो कैसे होगा, सिंपल सी कमांड है kubectl लेबल पॉड्स। आप क्योंकि लेबल लगाना चाहते हो इसीलिए आप यहाँ पे लेबल मेंशन करोगे, किस पे लेबल लगाना चाहते हो वो चीज यहाँ मेंशन करोगे, यानी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और आप उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे आप जिस पे आप लगाना चाहते हो, क्योंकि हमारे पास सपोज 50 या 100 पॉड हैं, तो किस पॉड पे हमें लगाना है उस पॉड का नाम यहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पे आएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट टाइप, और ऑब्जेक्ट टाइप के बाद ऑब्जेक्ट नेम आएगा आपका। तो ऑब्जेक्ट नेम है कि भाई मैं डेली पॉड के ऊपर लेबल लगाना चाहता हूं, और क्या लेबल लगाना चाहता हूं वो मेरे को यहां लिखना है, दिस इज की और दिस इज वैल्यू। वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई माई नेम इक्वल टू भूपिंदर नाम का एक लेबल आप इस पॉड के ऊपर लगा दो, डेली पॉड के ऊपर लगा दो, ठीक है। तो ये जो कमांड है दिस इज कॉल्ड इंपेरेटिव कमांड, इसको सीधा चलाओ लेबल लग जाएगा, कोई अलग से आपको YAML फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। मैं ये सारे टॉपिक्स जो आपको करा रहा हूं ना, सारे के सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये मन में सवाल आ रहा है कि भूपिंदर सर जो अब ये डिटेल में पढ़ा रहे हैं ये कहाँ काम आएगा, ये मेरे भाई इंटरव्यू में सबसे ज्यादा काम आएगा। आपसे पूछा जाएगा लेबल कैसे लगाया जाता है, एक हिंट दे दो, आइडिया, जस्ट आपसे पूछेंगे, आपसे कमांड पूछेंगे। और कुबरनेटिस बहुत आसान है, इसकी कमांड्स बहुत इजी है, सब एक जैसी हैं, kubectl से स्टार्ट होती हैं, फिर आपने लेबल लगाना है तो लेबल लिखना है। इस तरीके से जब आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत गलत भी होंगे, बंदा आपको सपोर्ट करेगा, इंटरव्यूअर अगर होगा कि हाँ इसको पता है, उसको पता है लेबल क्या होता है, सिलेक्टर क्या होता है, नॉट सिलेक्टर क्या होता है, रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्या होता है, वो सारी चीजें जो आपको बता रहा हूं ना, सारी की सारी 101% आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएंगी, ठीक है। अगर आप कुबरनेटिस पढ़ना चाहते हैं, आप उसमें मास्टर होना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स देखें। कुछ लोगों ने यह सवाल भी किया कि सर कितने और वीडियो आने वाले हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं इसको लिमिट नहीं करना चाह रहा। लिमिट करना होता तो पिछले 2 लेक्चर पहले मैंने फिनिश कर दिया था, ठीक है, लेकिन मैं इसको रोकना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जितना ज्यादा मेरे से हो सकता है मैं इस सीरीज को डिटेल में लेके आ रहा हूं, सो दैट डेवऑप्स इस समय हिंदुस्तान की मार्केट की मैं बात करूं सबसे ज्यादा डिमांड में है। बहुत ज्यादा पैसे ट्रेनिंग सेंटर्स में लिए जा रहे हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं और बहुत सारे लोगों की जॉब लगी है हमारे हवाले से, वो हमें जॉब लगने के बाद अपनी सैलरी में से हमारी कंपनी को डोनेट भी कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लगता है। तो ये एक हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। तो मैं अभी ये नहीं बता सकता कितने और लेक्चर आएंगे, पर तकरीबन मेरा जो अंदाजा है, मुझे लगता है कुबरनेटिस के बाद मैं प्रोमेथियस भी आपको कराने की सोच रहा हूं, टेराफॉर्म भी कराने की सोच रहा हूं, तो 15 से 20 लेक्चर अभी शायद और आएंगे। और ये YouTube पे ही क्या, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप ड्यूरेशन के हिसाब से बात करें तो सबसे लंबी सीरीज है। मैं देखिए मेरा YouTube पे आपको पता है कि मैं YouTube पे वो और यूट्यूबर्स की तरह नहीं करता कि जिन्होंने 2-2 मिनट के 4-4 मिनट के वीडियो बना बना के 200 वीडियो कर दिए, 250 वीडियो कर दिए, 500 वीडियो कर दिए। मेरी आप अगर ड्यूरेशन चेक करेंगे, कोई भी ऑनलाइन ट्रेनर या यूट्यूबर या किसी भी ट्रेनिंग सेंटर की ड्यूरेशन से ज्यादा मेरी YouTube के वीडियोस की ड्यूरेशन है। अभी तक भी 40 से 50 घंटे का कंटेंट हम डेवऑप्स पे डाल चुके हैं, जो अपने आप में बहुत डिटेल कंटेंट है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जुड़े रहे भूपिंदर राजपूत के साथ और शेरो शायरी सुनते रहे हैं और प्यार इश्क और मोहब्बत में भी खोए चलें, वो ज्यादा जरूरी है। चलिए अच्छी बात है। अच्छा पता है मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, क्योंकि ना जिंदगी वो एक गाना आया था, मुझे यह फिल्म का याद नहीं है, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। तो देखिए इंसान ना, जिंदगी हमारी ठीक है, हम 2 वक्त की रोटी के लिए इंतजाम के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी तो जीने के लिए है ना, तो उसको जीना ना छोड़ें, जिंदगी को जिए, हमेशा जिए, चाहे हालात कैसे भी हों, जिंदगी को जीना ना छोड़ें। मैं कई सारे ऐसे लोगों से मिला हूं और मुझे मैसेज आते हैं, तो उनसे कई बार मैं गुफ्तगू करता हूं, राब्ता करता हूं, तो मुझे बताते हैं कि मैं अच्छी जॉब नहीं ले पा रहा, मेरा दोस्त है वो इतने अच्छे पैकेज पे है, मैं पीछे रह गया, मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा, मैं डिप्रेशन में हूं। मैं फिर वही बात कहूंगा, आप रेस का घोड़ा नहीं है, आप इंसान हैं। कुदरत ने आपको इंसान बनाया है, घोड़ा नहीं बनाया दौड़ने के लिए।
जिंदगी को जियो, इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं दुनिया में, उनका लुत्फ उठाएं, उनको जिएं। और रही बात पैसे की, पैसा भी आएगा जब आप यहां तक आए और ऑनलाइन पढ़ने की आपने हिम्मत की है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। अगर आप आज मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, पिछली वीडियोस देख चुके हैं, तो यकीन माने कामयाबी आपसे बस 1 या 2 कदम दूर है। वक्त बुरा सबका आता है, मेरा भी आया था, ठीक है। और चले, खैर मैं वहां नहीं जाना चाहता, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या खोया। चले, अच्छी बात है। तो अच्छा, तो मैंने यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया इंपेरेटिव मेथड से। मैंने अपने पॉड को एक और लेबल दे दिया, माय नेम इक्वल टू भूपिंदर। अब मैं देखना चाहता हूं तो वही कमांड kubectl get pods, उसके बाद हाइफन हाइफन शो हाइफन लेबल्स, कोई भी स्पेस नहीं है इनमें, एक साथ आपको लिखना है। यहां स्पेस है, पॉड्स के बाद स्पेस है, जब मैं लैब कराऊंगा आपको समझ आ जाएगा। तो जब आप ये लिखेंगे आपको अब की बार अपने पॉड पे एक नया लेबल और नजर आएगा, ठीक है। आउटपुट में आपको 3 लेबल नजर आएंगे, 2 तो हमने पहले से दिए हुए थे, तीसरा हमने अब दे दिया। तीनों लेबल आपको अपने पॉड के ऊपर नजर आ रहे होंगे। फिर अगर आप वो पॉड्स ढूंढ के लाना चाहते हैं जो मैच करें आपके लेबल के साथ, मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास 100 पॉड है, उसमें से जरा मुझे वो पॉड लाके दो जिन पे ENV इक्वल टू डेवलपमेंट का लेबल लगा हुआ हो। तो उसके लिए कमांड क्या है, kubectl get pods। क्योंकि मैं लेबल से फाइंड आउट करना चाहता हूं तो -l आपको लिखना पड़ेगा। -l लेबल के लिए होता है और उसके बाद वो लेबल मुझे की और वैल्यू दोनों लिखनी है, ENV इक्वल टू डेवलपमेंट। ऐसा करने पे जब मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास वो सारे पॉड्स की लिस्ट आ जाएगी जिन पर भी ये वाला लेबल लगा हुआ होगा, ठीक है। अब मैं वो वाला लेबल चाहता हूं, देखिए इसे कहते हैं इक्वालिटी वाला ये सिलेक्टर है। ये जो सिलेक्टर, क्योंकि हम सिलेक्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया हमने 2 चीज पढ़ रहे हैं, लेबल और सिलेक्टर। तो सिलेक्टर में हमने यहां कौन सा मेथड यूज किया, इक्वालिटी वाला, कि जब ENV इक्वल टू डेवलपमेंट हो वो वाले पॉड हमें लाके दो। इसका जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं कि मुझे वो वाले पॉड लाके दो जहां पे डेवलपमेंट नाम का लेबल ना लगा हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 पॉड्स हैं, उनमें से 10 के ऊपर मैंने डेवलपमेंट का लेबल लगाया हुआ, यानी 90 पे नहीं लगाया हुआ, तो वो 90 के आपको लाके दे देगा। वो 90 की लिस्ट आपको लाके दिखा देगा कि ये वो पॉड है जिन पे लेबल नाम डेवलपमेंट नाम का लेबल नहीं लगा हुआ। उसके लिए आपने क्या करना है, इक्वल टू के जस्ट आगे ये मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा देना है, ठीक है। शिफ्ट आपके कीबोर्ड पे Shift+1 नंबर का जो आपका न्यूमेरिक की होता है कीबोर्ड पे, वो जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये बन जाएगा। आप देख लेना, अमेरिका और एशिया का अलग अलग है, तो अमेरिका का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एशिया में 1 पे ही मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन ऊपर की साइड आपके कीबोर्ड पे बना होगा, बटन के ऊपर आप चेक कर लेना। तो आप Shift+1 करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो आप यहाँ ENV मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन इक्वल टू डेवलपमेंट लिखोगे, इसका मतलब है मुझे वो सारे पॉड्स लाके दे दो जिन पे की डेवलपमेंट नहीं है, ENV इक्वल टू डेवलपमेंट लेबल नहीं लगा हुआ, तो आपको वो सारे आउटपुट में नजर आ जाएंगे। ऐसे ही अगर अब आप लेबल की हेल्प से किसी पॉड को डिलीट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे करना है, देखिए अभी तक हमने 2 तरीके से डिलीट करना सीखा है पॉड को, एक तो पॉड के नाम से और दूसरा YAML फाइल की हेल्प से। हम YAML फाइल का नाम लिखेंगे तो भी हमारा पॉड डिलीट हो जाएगा, क्योंकि YAML फाइल ही डिलीट हो जाएगी जिससे पॉड क्रिएट हुआ था। तीसरा मेथड जो है पॉड को डिलीट करने का, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है एक पॉड को आप कितने तरीके से डिलीट कर सकते हैं। पहला तरीका आप पॉड के नाम से डिलीट कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप YAML फाइल को डिलीट कर दो जिस फाइल से वो पॉड क्रिएट हुआ था, तीसरा तरीका आप उसके लेबल से उसको डिलीट कर सकते हो। तो ये भी इंटरव्यू में आपको याद रखना है, kubectl delete pods -l यानी कि लेबल के लिए, और वो लेबल जो है जिसको भी आप डिलीट करना चाहते हो। अब देखो इससे कौन से पॉड डिलीट होंगे आप बताइए मुझे। अगर मैं ये कमांड चलाता हूं तो कौन से पॉड डिलीट होंगे? बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने कहा है कि वो वाले पॉड जहां डेवलपमेंट लेबल नहीं है वो डिलीट होंगे, क्योंकि यहां देखें मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन लिखा है, यानी नॉट इक्वल टू डेवलपमेंट। जहां पर भी ये वाला लेबल नहीं है, ENV इक्वल टू डेवलपमेंट वाला लेबल नहीं है, वो सारे पॉड डिलीट हो जाएंगे। अगर आप वो पॉड डिलीट करना चाहते हैं जहां ENV इक्वल टू डेवलपमेंट लिखा है, लेबल लगा हुआ है, तो आप ये कमांड लिखो kubectl delete pods -l और उसके बाद ENV इक्वल टू डेवलपमेंट। तो जिस भी पॉड के ऊपर
डेवलपमेंट का लेबल लगा होगा वो सारे डिलीट हो जाएंगे और आपको आउटपुट में नजर भी आएंगे कि हमने डिलीट हो गए। उसके बाद आप kubectl get pods करेंगे, आपको लिस्ट आ जाएगी अब कितने पॉड बचे हुए हैं, कितने डिलीट हो गए हैं, वो लिस्ट आपको नजर आ जाएगी। आई होप ये आपको लेबल्स का और सिलेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे की बात कर लेते हैं। अब एक बार लेबल सिलेक्टर्स की बात भी कर लेते हैं कि लेबल सिलेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए आपने जो लेबल लगाए हैं फिर उनके बेस पे अब मुझे फिल्टर आउट करना है तो हम सिलेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेबल सिलेक्टर्स, ठीक है। अनलाइक नेम यूआईडीज, यूनिक आईडीज या नेम जो होते हैं हमारे पॉड के, लेबल्स डू नॉट प्रोवाइड यूनिकनेस, लेबल यूनिक नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आप एक से ज्यादा पोर्ट पे सेम लेबल लगा सकते हो, क्योंकि वो आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे 5 टेक्निकल गुफ्तगू के 5 पॉड चल रहे हैं तो पांचों पे मैंने टेक्निकल गुफ्तगू का लेबल लगा दिया, तो यूनिक तो नहीं है ना, क्योंकि 5 पॉड पे सेम लेबल लगा हुआ है। तो लेबल से यूनिकनेस नहीं मिलती, बल्कि इससे एक अलग पर्पस सॉल्व किया जाता है कि हम एक ग्रुपिंग कर देते हैं, हम ग्रुप बना देते हैं कि भाई टेक्निकल गुफ्तगू के फलाना फलाना पॉड यहाँ पड़े हुए हैं, तो हमने उन सब जगह लेबल लगाने से ये फायदा है कि जब भी हम टेक्निकल गुफ्तगू लेबल को सर्च करेंगे हमें वो सारे पॉड मिल जाएंगे जहां पे भी टेक्निकल गुफ्तगू का लेबल लगा हुआ है। यानी हम ग्रुपिंग करते हैं लेबल की हेल्प से, उनको फिल्टर आउट करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। We can expect many objects to carry the same label, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट पे सेम लेबल हो सकता है। Once label are attached to an object, we would need filters to narrow down and these are called as label selectors। जब हमने लेबल लगा दिए ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और अब उसकी हेल्प से हम फिल्टर आउट कर रहे हैं तो उस फिल्टर आउट करने के प्रोसेस को ही लेबल सिलेक्टर्स कहा जाता है। यानी जिस चीज से आप फिल्टर आउट करेंगे वो लेबल सिलेक्टर कहलाएगा। उसके 2 मेथड होते हैं, बताऊंगा मैं। The API currently support 2 टाइप ऑफ सिलेक्टर्स, तो लेबल सिलेक्टर 2 टाइप के होते हैं, पहला इक्वालिटी बेस्ड और दूसरा सेट बेस्ड। क्या मतलब है? इक्वालिटी का मतलब है कि भैया अगर मेरा नाम इक्वल टू भूपिंदर है, जहां जहां पर भी सपोज मैंने एक लेबल लगाया हुआ है नेम इक्वल टू भूपिंदर, तो जहां जहां ये वाला लेबल है मुझे लाके दे दो, मुझे वो वाले पॉड लाके दे दो जिस पॉड पे भी ये लेबल लगा हुआ है। यानी की और वैल्यू बीच में इक्वल टू का साइन होगा या नॉट इक्वल टू का साइन होगा, उससे बोलेंगे इक्वालिटी बेस्ड सिलेक्टर, कि हमने इक्वल टू या नॉट इक्वल टू का इस्तेमाल करके हम उनको सिलेक्ट कर रहे हैं कि या तो ये इसके बराबर होगा या ये वाला लेबल नहीं होगा, वो हमें ला कर दो। दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी बेस्ड। दूसरे टाइप के जो सिलेक्टर होता है उसे कहते हैं सेट बेस्ड। सेट बेस्ड का मतलब है कि भाई मैंने आपको कहा कि भाई मेरे पास एक लेबल है ENV के नाम का और उसे आप सर्च करो, इन का मतलब इसके अंदर सर्च करो। आप अगर आपके पास 4-5 लेबल है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेवलपमेंट नाम का लेबल भी लगा हुआ है, आप इसमें सर्च करो। आपके पास प्रोडक्शन का लेबल लगा हुआ है, उसमें सर्च करो। कॉमा लगा के आप मल्टीपल, सपोज आप एक और यहां पे ले लो मार्केटिंग ले लो MKT, तो मैं कहता हूं कि आप उन पॉड्स को कहां सर्च करो, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। अगर ये तीनों लेबल में से कोई भी मिलता है वो पॉड मुझे लाके दो। अगर किसी पॉड के ऊपर डेवलपमेंट लेबल लगा है वो भी लाके दो, किसी पॉड के ऊपर प्रोडक्शन लेबल लगा है वो भी लाके दो, किसी पॉड के ऊपर मार्केटिंग का लेबल लगा है वो भी मुझे लाके दो। तो इसे हम कहते हैं सेट बेस्ड। हमने एक सेट उनको प्रोवाइड करा दिया कि इसमें जो कुछ भी अवेलेबल है वो वाले हमें लाके दे दो। समझ आ रही है बात? उसे कहते हैं सेट बेस्ड। जैसे कि देखिए एक तो होता है कि भाई मेरी एक स्पेसिफिक क्लास है, उसमें भूपिंदर नाम के स्टूडेंट को बुला के लाओ। एक ये होता है कि भाई 2012 में जितने बच्चे पास आउट हुए हैं या 2010 में जितने बच्चे पास आउट हुए हैं उन सब को बुला के आओ, तो वो सेट बेस्ड हो गया कि 2010 के जितने बच्चे हैं। फिर हमने कहा कि जी 2010 और 2011 और 2012 ये तीनों साल के जो पास आउट बच्चे हैं वो कांटेक्ट करें, तो हमने एक सेट बेस्ड कर दिया कि 10, 11, 12 में से जो भी हो वो आ जाओ। ठीक है, तो एक सेट बेस्ड आप लेबल लगा सकते हैं। चलें, अच्छी बात है, गिर गया ये, कोई बात नहीं। तो अच्छा चले, क्या कह रहा था मैं, इक्वालिटी बेस्ड और सेट बेस्ड। तो इक्वालिटी बेस्ड का मतलब क्या है, जहां पे इक्वल टू या नॉट इक्वल टू का साइन होगा उस सिलेक्टर को क्या बोलेंगे, इक्वालिटी बेस्ड सिलेक्टर। ठीक है, वो आप कैसा होगा, नेम इक्वल टू भूपिंदर है, क्लास नोट्स है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, ये इक्वालिटी बेस्ड है। यहाँ इक्वल टू नहीं लिखा मैंने, पर आप जब सर्च करेंगे तो इक्वल टू करके सर्च करेंगे। ये तो अभी लेबल लगाने का तरीका मैंने दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो खैर मैं आपको लैब में दिखाऊंगा। अभी नीचे जो मैंने लिखे हैं ना, ये हमारे लैब के स्टेप्स हैं, ये वाले
ये हमारे लैब के स्टेप्स है, ठीक है। अब दूसरा होता है सेट बेस्ड। सेट बेस्ड में 3 आप यूज कर सकते हैं तरीका। पहला इन को यूज करते हैं, दूसरा नॉट इन को यूज करते हैं, तीसरा एग्जिस्ट को। इनका मतलब कि भाई ये चीजें जहां पर भी हैं, जिसके भी अंदर हैं, वो पॉड मुझे ला कर दो या ऑब्जेक्ट मुझे ला कर दो। तीसरा नॉट इन, जहां जहां ये वाले फलाना, सपोज मैंने यहां पे एग्जांपल में लिखा है डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अगर मैं यहां पे इन की जगह नॉट इन कर दूं तो इसका मतलब जहां जहां नॉट इन, जहां जहां डेवलपमेंट लेबल नहीं है, प्रोडक्शन लेबल नहीं लगा, मार्केटिंग लेबल नहीं लगा, वो सारे लाके दे दो, ठीक है। ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जहां ये तीनों नहीं लगे, तीनों में से कोई एक भी हो सकता है। सेट बेस्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी एक, ठीक है। अगर डेवलपमेंट नहीं लगा है वो भी लाके दे दो, मार्केटिंग नहीं लगा है वो भी लाके दे दो, प्रोडक्शन नहीं लगा है वो भी लाके दे दो। नॉट इन का मतलब है जहां जहां ये नहीं लगे। तीसरा होता है एग्जिस्ट, जहां जहां ये लेबल एग्जिस्ट कर रहे हैं वो मुझे लाके दो। तो इस तरीके से आप 3 सेट बेस्ड आप कर सकते हो। इसका एग्जांपल यहां लिखा है, देखो, जैसे ENV इन, जहां जहां ENV मेरा की है और उसकी वैल्यू ये मेरी की है, इस की वैल्यू जहां जहां प्रोडक्शन है वो भी मुझे ला कर दे दो पॉड, और जहां जहां इस ENV की वैल्यू डेवलपमेंट है, DEV है, वो भी मुझे पॉड ला के दे दो। ऐसे ही ENV नॉट इन, जहां जहां ENV के अंदर टीम 1 और टीम 2 नहीं लिखा है वो वाले पॉड मुझे ला के दो। समझ आ रही है? दिस इज की, और ये वैल्यू है उसकी, मल्टीपल वैल्यूज हैं, ये समझ आ रहा है? की एक है, उसकी मल्टीपल वैल्यूज है। उसके बेस पे पहले इसके साथ मैच करेगा ENV टीम 1 के साथ, कि भैया जहां जहां टीम 1 नहीं है ENV में वो आपको लाके देगा। फिर जहां जहां टीम 2 ENV में नहीं है वो आपको लाके देगा, तो उसके आउटपुट आपको नजर आएंगे। Kubernetes also supports set based selector that is match multiple values। अगर आपने एक से ज्यादा लेबल को मैच करके कोई आउटपुट लाना है कि ऐसा मुझे पॉड लाके दो जिसके ENV में प्रोडक्शन भी हो, क्लास भी हो, डेवलपमेंट भी हो, वो वाला मुझे लाके दो, तो वो भी लाके दे सकता है। मल्टीपल लेबल्स वाली अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो भी मिल जाएगा। उसकी मैं यहां पे आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि पहली कमांड है kubectl get pods, -l होता है लेबल के लिए, और ENV in यानी सेट बेस्ड। मैं अभी सेट बेस्ड की बात कर रहा हूं। इन लिखा है ना, तो इन क्या है, सेट बेस्ड। सेट बेस्ड के 3 एग्जांपल है, इन, नॉट इन एंड एग्जिस्ट। तो ENV इन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो अगर ENV कहीं पर भी आपने ENV इक्वल टू डेवलपमेंट मेंशन किया होगा लेबल में, या ENV इक्वल टू टेस्टिंग मेंशन किया होगा लेबल में, वो सारे पॉड आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी कमांड है kubectl get pods -l ENV नॉट इन, यानी जहां जहां ENV इक्वल टू डेवलपमेंट नहीं लिखा है, आपने मेंशन नहीं किया है पॉड पे, और जहां जहां ENV इक्वल टू टेस्टिंग आपने मेंशन नहीं किया है पॉड में, वो आउटपुट में आपको पॉड नजर आएंगे। तीसरा है मल्टीपल वैल्यूज वाला। तो मल्टीपल वैल्यूज का एग्जांपल ये है कि मुझे वो पॉड लाके दो जिसमें क्लास इक्वल टू पॉड्स का लेबल लगा हो और माय नेम इक्वल टू भूपिंदर का लेबल भी लगा हो, मुझे वो पॉड लाके दो। तो इसको कॉमा से आपको सेपरेट करना है, क्लास इक्वल टू पॉड्स कॉमा माय नेम इक्वल टू भूपिंदर। और यहां पर भी याद रखें, जब आप सेट बेस्ड करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ये वैल्यू आनी चाहिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ENV स्पेस नॉट इन, और यहां पर भी सिंगल इन्वर्टेड से क्लोज होगा। अंदर जो जो वैल्यू आपको लिखनी है वो कॉमा दे दे के आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई है। अब चलकर इनको लैब में देखते हैं। यहां नहीं भी कुछ समझ आया तो लैब में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब लैब पर चलते हैं। तो लो जी, आ गए अपनी लैब के ऊपर, और यहाँ पे सबसे पहले सर्विसेज में चलते हैं। और जो EC2 इंस्टांस मैंने बंद किया हुआ था पिछली लैब के बाद, मैंने बंद कर दिया था, आपको पता होगा, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। देखें, आपको उसी रीजन में जाना है जहाँ आपने क्रिएट किया था। उसी रीजन के अंदर आपको यहाँ पे देखें इंस्टांसेस में स्टॉप के अंदर यहाँ नज़र आएंगे, क्योंकि रनिंग सिर्फ यहाँ नज़र आते हैं, बाकी सारे आपको यहाँ नज़र आते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ देखें आपको मिनी क्यूब नाम से जो मैंने लास्ट लैब में बनाया था वो स्टॉप नज़र आ रहा है। इसको सिलेक्ट कर लें आप, और सिलेक्ट करने के बाद इंस्टांस स्टेट में जाएं और यहाँ इसको स्टार्ट कर दें। तो ये तकरीबन 1 से 2 मिनट लेगा, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद मैं आपको आगे की लैब करके दिखाता हूँ। तो ये इंस्टांस मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ सिलेक्ट करता हूँ और इसकी पब्लिक IP यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। और ये कॉपी करने के बाद चलते हैं पुटी पे। की आपको वही इस्तेमाल करनी है जो आपने लास्ट टाइम यूज़ करी थी। तो यहाँ पे मैं पब्लिक की को पेस्ट कर रहा हूँ, SSH में जा रहा हूँ, ऑथ में जा रहा हूँ, यहाँ ब्राउज पे जाके आप डेस्कटॉप पे देखें मैंने मिनी क्यूब के नाम से ये मैंने की हुई है पहले से सेव, पुरानी की मेरी। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये एक नोटिफिकेशन आएगा, यस करें।
इसको बड़ा कर लें और यहाँ पे मैं साइज़ को भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ सो दैट आपको नज़र आ जाए। चेंज में चलते हैं, 16 कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ओके। और चाहें तो आप इसका जो कलर है वो भी आप सिस्टम कलर कर दें तो आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। और अब यहाँ पे लॉगिन एज उबुंटू करना है क्योंकि ये उबुंटू मशीन है, स्मॉल लेटर आपको हमेशा यूज़ करने हैं। तो ये देखें जी, ये लॉगिन हो गया है। कंट्रोल एल करके क्लियर कर लें। अब सबसे पहले कमांड क्या होती है, सूडो एसयू होती है, वो मैंने चला दी। अब सूडो एसयू चलाने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि यार मेरा मिनी क्यूब स्टार्ट है कि नहीं है। तो उसका स्टेटस चेक कर लेते हैं, मिनी क्यूब स्टेटस। तो ये दिखा रहा है कि भैया देखो आपका होस्ट भी स्टॉप है, क्यूबलेट भी स्टॉप है, सर्वर भी स्टॉप है, सब कुछ स्टॉप है ना। अभी आपको ये बात समझ आ रही है। तो इसे स्टार्ट क्या करना है, कुछ नहीं करना, मिनी क्यूब स्टार्ट लिख दो आप, ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखें ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये कह रहा है प्रिपेयरिंग कुबरनेट्स ऑन डॉकर दिस, उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे अब ये स्टार्ट कर देगा। जो आपका क्यूबलेट है, एपीआई सर्वर है, क्यूब कन्फिग है, होस्ट है, सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। और देखें ये आ रहा है डन, क्यूब CTL इज़ नाउ कन्फिगर टू यूज़ मिनी क्यूब क्लस्टर। तो अब क्यूब CTL कमांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल एल करें और दोबारा अगर आप स्टेटस देखेंगे तो अब की बार आपको क्या दिखाएगा, रनिंग दिखा रहा है। देखिए ये भी रनिंग आ रहा है, ये भी रनिंग आ रहा है, ये भी रनिंग आ रहा है, यानी मिनी क्यूब की आपके सारी चीज़ें चल रही हैं। एक बार LS भी कर लेते हैं, पुरानी कौन कौन सी फाइल पड़ी हैं, pod 1, pod 2, pod 3, pod 4, 4 फाइलें हमारे पास पड़ी हैं जो लास्ट टाइम पिछली लैब में मैंने क्रिएट की थी। देखें वो भी आपको नज़र आ रही हैं। अगर गलती से आपसे लैब डिलीट हो गई है तो कोई मसला नहीं है, आप स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स कर लीजिएगा, मिनी क्यूब को इंस्टॉल करके मिनी क्यूब स्टार्ट कर लेना, उसके बाद भी ये लैब आप कर सकते हो, ठीक है। या पिछली लैब को दोबारा रिपीट कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो स्टार्टिंग के ही मतलब आपको करनी है, ठीक है। अब जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है लेबल्स के बारे में, तो लेबल की लैब में आपको करके दिखा देता हूँ। आप कमांड पे चलें, ये कमांड आपको मिल जाएंगे सारी की सारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं ये नोटपैड फाइल शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी उठा सकते हैं। तो ये मेरी लेबल की पूरी कमांड है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ vi pod5.yml के नाम से, और यहाँ पे आई प्रेस करता हूँ ताकि मैं एंटर कर सकूँ। और अब मैं कंट्रोल V करता हूँ, और सॉरी मैं कंट्रोल V नहीं करना, माउस का राइट क्लिक करना है, तो ये अपने आप पेस्ट हो जाएगा। देखिए क्या क्या है, मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट करना है, पॉड क्रिएट करना है, तो काइंड में आ जाएगा पॉड। API वर्जन V1 ही रहने दें डिफ़ॉल्ट, अभी हमारा कुछ हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है। मेटा डेटा में हम क्या नाम देना चाहते हैं पॉड को, हम कहते हैं डेली पॉड, इसको नाम दे दो, या आप कुछ और भी देना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो भी नाम आप देना चाहें आप दे सकते हैं। लेबल्स के अंदर मैं कहता हूँ कि भाई 2 लेबल्स आप इसको दे दो, एक एनवायरनमेंट के अंदर डेवलपमेंट दे दो, एक क्लास के अंदर आप इसको दे दो कि ये पॉड्स हैं। तो ये लेबल थ्योरी में मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूं, तो यहाँ तो जस्ट मैंने करके दिखाया है। देखें इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट है, देखें ये तीनों चीज़ें आपको सेम लाइन पे एक साथ स्टार्ट नज़र आ रही हैं। नेम और लेबल एक दूसरे के जस्ट नीचे है, और यहाँ पे ENV और क्लास एक दूसरे के जस्ट नीचे है। स्पेसिफिकेशन वाला पोर्शन इनके इक्वल है, इसी जगह पे है। कंटेनर वाला जस्ट इनके नीचे है जो ये ENV और क्लास है, और कंटेनर के अंदर तो आप कितना भी स्पेस लेके ये चीज़ें लिख सकते हो, लेकिन ये तीनों भी फिर एक दूसरे के नीचे होनी चाहिए जहाँ से भी आपने लिखा है। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं। तो यहाँ पे लेबल में मैंने 2 लेबल दे दिए हैं, एक डेवलपमेंट दे दिया है ENV, ये मेरी की है और इसकी वैल्यू है डेवलपमेंट, ऐसे दूसरी की है मेरी क्लास और उसकी वैल्यू है पॉड्स। स्पेसिफिकेशन में मैंने कहा है कि ये कंटेनर बना दो C00 के नाम से, उसके अंदर उबुंटू आप पुल करके ले आओ इमेज, और उसके बाद उसके अंदर एक कमांड है, इको कमांड चला दो, हेलो भूपिंदर, ठीक है। तो इसके बाद आप एस्केप कर लें, और एस्केप करके $WQ करें और बाहर आ जाएं। ये मैं बाहर आ गया। अब इसके बाद आप इसको अप्लाई करके ये काम आप थोड़ा जो है मुकम्मल कर दें, kubectl apply -f और pod5.yml। इससे क्या होगा, आपको लास्ट लैब में मैंने बताया था कि अप्लाई करने से जो मेरे चेंजेस हैं, जो मेरी पॉड फाइल, जो मैंने YAML फाइल बनाई है, जो मैंने मैनिफेस्ट बनाया है, उसमें जो कुछ भी मैंने लिखा है वो अप्लाई हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो kubectl apply -f pod5.yml, जैसे ही हम ये करेंगे, ये क्या कह रहा है कि एक पॉड क्रिएट हो गया डेली पॉड के नाम से। तो हमने हमारे पॉड का नाम क्या रखा था, डेली पॉड, ठीक है। तो आप ये रख सकते हैं। अब इसके बाद आप कहते हैं कि भाई मेरे को इन्फॉर्मेशन दो kubectl get pods कि मेरे कितने पॉड क्रिएट हो गए। तो ये कहता है जी एक तो टेस्ट पॉड 4 आपका पहले से पड़ा हुआ था, ये देखो यहाँ दिखा भी रहा है, 13 दिन पहले बनाया था, और डेली पॉड जो है वो जस्ट अभी बनाया 16 सेकंड पहले।
तो आपने जो पॉड बनाया है वो क्रिएट हो चुका है, उसके अंदर एक कंटेनर रनिंग है, 1 बाई 1 का मतलब है एक कंटेनर रनिंग है। समझ आ रही है बात? अब ये भी आपने कर लिया। अब उसके बाद अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हो तो आप kubectl get pods करें, उसके बाद -o लगा दें और फिर स्पेस दे के वाइड लिख दें। तो ऐसे में क्या होगा, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, जो डिटेल होगी इसकी वो आपको मिल जाएगी। मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, आपको आपके पॉड की आईपी नज़र आ रही है, ये आपके पॉड की आईपी है, ये वाली 172.17.0.4 और ये आपकी नोड की आईपी है इंस्टांस की। तो नोड की आईपी दोनों में सेम है, लेकिन पॉड की आईपी अलग अलग है, आप चेक कर सकते हैं। पुराने पॉड की आईपी 03 थी एंड में और ये वाली 04 है। अगर आप एक और पॉड क्रिएट करेंगे तो उसकी कुछ और आईपी आपको मिलेगी, ज़रूरी नहीं है 05 ही मिले एंड में, कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ गया। अब ये कहता है ये रीस्टार्ट कितनी बार हुआ है, आपका ये वाला पोर्ट 2 बार रीस्टार्ट हुआ है, ये वाला तो जस्ट अभी क्रिएट हुआ है, तो इसमें रीस्टार्ट की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ रही है। तो ये डिटेल होती है। अगर आपने आईपी पता करनी है पॉड की तो आप -o वाइड लगा के पॉड की आईपी पता कर सकते हैं, पॉड की आईपी आपको नजर आ। अब जो मेन काम हमारी इस लैब में था वो ये नहीं था, मेन काम ये था कि हमें लेबल्स चेक करने हैं कि हमने जो लेबल लगाए हैं क्या उसकी हेल्प से हम अपने पॉड को एक्सेस कर पाते हैं, फाइंड आउट कर पाते हैं कि नहीं। तो पहले हम लेबल चेक कर लेते हैं, kubectl get pods और उसके बाद -show -labels, एस ज़रूर लगाइएगा नहीं तो एरर आएगा। और ये देखें, ये कहता है जी डेली पॉड में आपने 2 लेबल लगा रखे हैं, एक तो क्लास का लेबल लगा रखा है, एक एनवायरनमेंट का लेबल लगा रखा है। ये अल्फ़ाबेटिकल चलता है, इसीलिए क्लास वाला पहले आ रहा है और ई वाला ई से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ये बाद में आ रहा है। तो क्लास का एक लेबल है पॉड और एनवायरनमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट, ये इक्वालिटी के लेबल्स हैं, यानी कि इक्वल टू यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये वो वाले लेबल हैं हमारे, क्लास इक्वल टू पोर्ट्स और एनवायरनमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट्स। तो ये लेबल हैं, इन लेबल का क्या हेल्प होती है मैं आपको ऑलरेडी थ्योरी में अच्छे से समझा चुका हूँ, अब तो जस्ट आपको लैब परफॉर्म करके मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए, अभी मैंने इसको ना, मैंने क्या किया है कि मैंने अभी VI फाइल जो मैंने बनाई थी ये वाली, इसके अंदर मैंने ये 2 लेबल डिक्लेयर करे थे, इसीलिए वो डिक्लेरेटिव फॉर्मेट था। लेकिन हमने पढ़ा है कि आप डिक्लेरेटिव में भी मेथड से भी कर सकते हैं और इंपेरेटिव मेथड से भी कर सकते हैं। इंपेरेटिव में क्या होता है कि आप डायरेक्ट कमांड देके कोई काम करवाते हैं। तो मैं देखो इंपेरेटिव मेथड से एक लेबल लगाता हूँ, मैं डायरेक्ट कमांड देके भी लेबल सेट कर सकता हूँ। तो मैं एक और लेबल ऐड कर लेता हूँ, kubectl लेबल पॉड्स, और उसके बाद किस पॉड पे मैं लेबल लगाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ डेली पॉड जो मैंने बनाया है ये वाला। आप नाम गलत ना लिखें, जो भी नाम आपने लिया है वही नाम आपने लेना है। तो मैंने ये डेली पॉड ले लिया है और इसमें मैं एक लेबल देना चाहता हूँ। वो क्या लेबल मैं देना चाहता हूँ, माई नेम इक्वल टू भूपिंदर, मैं ये नेम देना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं एंटर करता हूँ। तो ये देखें, ये क्या कह रहा है कि इस पॉड को लेबल्ड कर दिया गया है, जो भी आपने लेबल लगाया था वो लग गया है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ मेरा लेबल लगा है कि नहीं लगा है। तो कैसे चेक करेंगे, आप यहाँ पे जाएं, kubectl get pods -show -labels और इस बार देखें आपको एक और लेबल नज़र आ रहा है, माई नेम इक्वल टू भूपिंदर। तो ये इंपेरेटिव मेथड था जिसकी हेल्प से डायरेक्ट कमांड देकर भी आप कोई काम करा सकते हो। तो यही मैंने आपको बताया कि डिक्लेरेटिव मेथड भी होता है, इंपेरेटिव मेथड भी होता है और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं है कि आप मैनिफेस्ट बनाओगे तभी आप काम करोगे, कोई छोटा मोटा काम है डायरेक्ट कमांड देकर भी आप कर सकते हो। तो अब आपने ये कर दिया। अब एक काम और करते हैं हम कि हम यहाँ पे लेबल्स को मैच करा के देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा जो पॉड है वो निकल के आता है कि नहीं। यानी अगर हम कोई स्पेसिफिक लेबल की हेल्प से अपने पॉड को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो क्या वो होगा कि नहीं। तो kubectl get pods आप करें और उसके बाद लेबल के लिए -l लगाते हैं। -l का मतलब है कि हम इस आगे जो भी लिखा है उस लेबल से उस पॉड को सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें kubectl get pods, यानी हमें पॉड्स ला के दो जिसका लेबल क्या है, उसका लेबल है हमारा एनवायरनमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट, हमने यही लेबल दिया हुआ है, राइट। तो हम कहते हैं कि भाई अगर किसी पॉड पे ये लेबल लगा हो एनवायरनमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट, वो पॉड हमें ला कर दो। या अगर आपके पास सपोज 10 या 20 पॉड बने हुए हैं, 50 पॉड बने हैं, उसमें 3-4 पे आपने ये लेबल लगा रखा है, तो वो आपको निकाल के ला के दे देगा। तो मैं देखो एंटर करता हूँ और ये मेरे को ला के दे रहा है डेली पॉड, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से आपके पास 20 होते, 30 होते और उसमें 4 जगह आपने ये लेबल लगा रखा होता तो वो चारों पॉड आपको यहाँ नज़र आ जाते। तो ये एक तरीका है पॉड फाइंड आउट करने का विद द हेल्प ऑफ लेबल्स। ये काम आप बहुत जगह करके देख चुके हो,
ठीक है, हम कई जगह लेबल लगाते थे, इवन अपने गिट में भी हम ये काम करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब इसके बाद देखें, अगर मैं कहता हूँ कि हमें ये तो इक्वल वाला था, इक्वालिटी वाला था कि भाई इक्वल टू अगर हो, एनवायरनमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट हो, वो पॉड ला के दे दो। अब हम इसका जस्ट अपोजिट करके देखते हैं कि हमें वो वाला पॉड ला के दो जिसमें एनवायरनमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट ना हो। तो उसके लिए एनवायरनमेंट के आगे आपने ये मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन लगाना है, शिफ्ट करके 1 नंबर दबा देना तो ये लग जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि इक्वल, नॉट इक्वल टू, एनवायरनमेंट नॉट इक्वल टू डेवलपमेंट, यानी हमें वो पॉड ला कर दो जो जिसका हमारा जो एनवायरनमेंट है, सॉरी जो लेबल है वो जिस पर ये वाला ना लगा हो, जिसमें डेवलपमेंट वाला लेबल ना हो, वो सारे पॉड ला के दे दो। तो एंटर आप करें तो देखें ये जो मैंने पहले पिछली लैब में ये मैंने पॉड बनाया था वो पॉड अभी तक चल रहा है, तो रीस्टार्ट हो गया है। तो ये पॉड मेरा आपको दिख रहा होगा, इस पे ये लेबल नहीं लगा हुआ, तो इसने वो लेबल हमें वो पॉड हमें ला के दिखा दिया। तो आप दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, इक्वालिटी का भी यूज़ कर सकते हैं और नॉट इक्वालिटी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको पॉड डिलीट करना है तो आप लेबल की हेल्प से भी कर सकते हो। पिछले मेथड तो मैंने आपको बता ही रखे हैं सिंपल से कैसे होते हैं, पॉड और पॉड का नाम लिख दो। अब अगर आपको पॉड का नाम याद नहीं है और आप लेबल की हेल्प से उसे डिलीट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, kubectl डिलीट, उसके बाद पॉड, उसके बाद ना -l लगाओगे कि भाई मेरे को कौन सा पॉड डिलीट करना है। कमांड तो ये रहेगी kubectl डिलीट पॉड, लेकिन अब मैं लेबल की हेल्प से डिलीट करना चाहता हूँ। और लेबल क्या है, मैं कहता हूँ कि आप उस पॉड को डिलीट कर दो जिसमें कि डेवलपमेंट नाम का सपोज मेरा जो है ना वो ना हो, लेबल ना हो। तो ये किसको डिलीट करेगा, ये टेस्ट पॉड 4 को डिलीट करेगा। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि भाई इसको इक्वल टू कर दो, फॉर एग्जांपल जिसमें कि डेवलपमेंट नाम का लेबल लगा है आप उसको डिलीट कर दो। अगर मैं इसको इक्वल टू कर दूं तो जिसमें भी एनवायरनमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट लिखा है, ENV इक्वल टू डेवलपमेंट, जो भी लेबल ये लगा है जिस भी पॉड के ऊपर, वो डिलीट हो जाएगा। तो चलें ये वाला करके देख लेते हैं। ये देखें, पॉड डेली पॉड डिलीटेड। तो आप लेबल की हेल्प से उसको डिलीट कर सकते हो, उसको फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो सेट बेस्ड सिलेक्टर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ को कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी एक से ज़्यादा लेबल, अगर सपोज करें ऐसा पॉड मुझे ला कर दो जिसमें ENV इक्वल टू डेवलपमेंट भी है और उसके बाद टेस्टिंग इक्वल टू पॉड भी है, या इस तरीके के 2-3 लेबल हमने सपोज क्लास इक्वल टू पोर्ट्स भी लगा हो और ENV इक्वल टू डेवलपमेंट भी लगा हो, हमें वो वाला पॉड ला के दे दो। तो वो वाला पॉड ही आपको फाइंड आउट करके देगा। जहां मल्टीपल सिलेक्टर्स आप कह सकते हैं कि आपको एक से ज़्यादा लेबल हैं लगे हुए उस चीज़ पर, वो फाइंड आउट करके लाना है। तो उसके लिए क्या मेथड है, उसके लिए भी आपने कुछ नहीं करना, आप kubectl, इससे पहले आप एक काम करो, ये वाला पॉड क्रिएट कर लो। मैं ये दोबारा से कमांड चला देता हूँ यहाँ पे ये वाली, और इसके बाद मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि फाइल तो हमारी पड़ी हुई है। तो मैंने पॉड क्रिएट कर दिया और इसके अंदर आपको पता ही है कि 2 लेबल लगे हुए हैं, एक तो क्लास इक्वल टू पॉड्स का और एक एनवायरनमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट का। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसकी हेल्प से इसको सर्च करके देखते हैं। देखो kubectl get pods, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लेबल लगाओ। और अब मैं एक से ज़्यादा लेबल लगा रहा हूँ कि भाई अगर मेरे एनवायरनमेंट में इन है, इनका मतलब होता है कि वो चीज़ें होनी चाहिए या तो इसमें या उसमें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है दोनों में हो, किसी एक में भी होगा तो भी मुझे ला कर दो। मैं कहता हूँ कि या तो भाई मेरा एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट लिखा हो या फिर टेस्टिंग, ये 2 लेबल में से अगर कुछ भी आपको नज़र आ रहा है उसके लेबल्स में, तो आप मेरे को वो पॉड ला कर दे दो। तो मैं इसको एंटर करता हूँ और सिंटेक्स एरर, सॉरी ये यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना था, मैं भूल गया लगाना। ये इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ आपको कॉमा लगाना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मैं लगा देता हूँ, एंटर। तो ये देखें ये क्या कह रहा है, डेली पॉड ही एक ऐसा पॉड है जिसमें आपको जो है डेवलपमेंट नाम का, ये देखें एनवायरनमेंट आपको दिया गया है। तो अब एक काम करके देखते हैं, एक और कमांड चला के देखते हैं जिसमें कि हम कहते हैं कि भाई नॉट इन वाली आप कमांड चलाओ, kubectl, और इसके बाद हम लिखेंगे get pods, उसके बाद लेबल लगाने के लिए -l लगा दो और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा के ENV, और उसके बाद इनकी जगह नॉट इन कर दो, यानी जो चीज़ नहीं है
वो वाले ला के दो जिसमें कि हमारे ये दो डेवलपमेंट और कॉमा टेस्टिंग ये दोनों लेबल ना हो, वो वाला पॉड मुझे ला कर दो। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं फाइंड आउट, आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखें, ये मुझे टेस्ट पॉड ला के दे देगा कि भैया इसमें कोई सा लेबल नहीं लगा है, ना तो डेवलपमेंट नाम का लेबल यहाँ पे है और ना टेस्टिंग नाम का लेबल है, तो ये दोनों लेबल नहीं है, नॉट इन। तो ये वाला उसने आपको ला के दे दिया। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल लेबल्स की हेल्प से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कमांड से। तो VI पॉड 5 में चलते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, 3 लेबल लगे हुए हैं, ठीक है, तीनों लेबल मुझे नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। आप कंट्रोल WQ कर दें, बाहर आ जाएं। इसके बाद आप इसे अप्लाई कर दें, kubectl अप्लाई -f pod 5.yml एंटर करें तो ये आपका पॉड क्रिएट हो गया। अब देखें, अब मैं ना सेम कमांड चलाता हूँ, यहाँ पे मेरा पॉड क्रिएट हो चुका है। मैं कहता हूँ आप ऐसा पॉड मुझे फाइंड आउट करके दो जिसके लेबल में आपको क्लास इक्वल टू पॉड्स मिले और लव इक्वल टू डेवऑप्स मिले, ऐसा पॉड ला के दो। कितने पॉड ऐसे क्रिएटेड हैं? तो ये कहता है जी डेली पॉड है जिसके अंदर ये दोनों लेबल अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मल्टीपल लेबल्स अगर आपको चेक करने हैं, किसी पॉड पे लगे हुए हैं, उनको आपको चेक करने हैं, आप वो कर सकते हैं। अब आप अगर डिलीट करना चाहते हैं इसी तरीके से कि भाई मुझे कोई ऐसा पॉड डिलीट करो जो है ना जिसमें ये मल्टीपल लेबल्स है, या जो भी एक भी लेबल अगर इनमें से है तो उसे आप डिलीट कर दो। सपोज़ मैंने 2 लेबल यहाँ पे लिख दिए इन्वर्टेड कॉमा में, मैंने कहा कि इन्वर्टेड कॉमा में लगा के कि जिसके अंदर डेवलपमेंट नाम का लेबल मिले या फिर आपको डेवऑप्स नाम का लेबल मिले, चलो डेवऑप्स तो है ही ऑलरेडी, या फिर आपको टेस्टिंग नाम का लेबल मिले, उसको डिलीट कर दो। किसी एक भी अगर आपको मिलता है ना, आप उसे डिलीट कर दो। तो ये क्या कहता है, डेली पॉड को डिलीट कर देगा, ठीक है। ऐसे ही आप किसी पे भी जो भी आपने लेबल लगा रखा है आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो लेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट में आपको एक एक छोटे छोटे ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप जब पूरी की पूरी मैनिफेस्ट लिखेंगे तब आपको बहुत काम आएगा कि लेबल का क्या काम होता है, ठीक है, सिलेक्टर्स क्या होते हैं, ये आपको तब बहुत काम आएगा। तो इसे छोटी छोटी लैब करके मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब चलते चलते अपने बोर्ड की तरफ और आगे के स्टेप्स देखते हैं। अब जरा नोड सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि नोड सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखें, अगर मैं बात करूं हमारे कुबरनेटिस की, तो हमारे पास एक मास्टर होता है, आपको मालूम है, और ये मास्टर कनेक्ट होता है बहुत सारी नोड्स के साथ, या वर्कर नोड आप इन्हें कह लें। ये मेरी वर्कर नोड्स हैं, ठीक है। ये भी मेरे काइंड ऑफ इंस्टांसेस ही होते हैं, वर्कर 1 2 3 4, ये चारों मेरे इंस्टांसेस हैं, और एक इंस्टांस को मैंने एज अ मास्टर बना रखा है। ये सारा आर्किटेक्चर में आप पढ़ चुके हो, इन्हें मैं डिटेल में नहीं बता रहा। इस नोड के अंदर, इसको आप नोड भी कह सकते हैं, ये सारी नोड है मेरी, नोड 2 है ये नोड 3 है और ये नोड 4 है। तो ये मेरी 4 नोड मेरे पास है। इन्हीं नोड के अंदर आप पॉड क्रिएट करते हो और उस पॉड के अंदर आप कंटेनर क्रिएट करते हो, ये बात आपको पता है। तो मेरे चारों जो नोड हैं वो सपोज मेरे मास्टर से कनेक्टेड है। अब मैं कहता हूं कि यार मेरे ना आप 2 पॉड क्रिएट कर दो, ठीक है। तो मास्टर क्या करेगा, वो कहीं पर भी जहां भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे अपनी समझ से वो वहां क्रिएट कर देगा, रैंडमली वो क्रिएट करता है। हो सकता है वो 2 पॉड आपके यहां क्रिएट कर दे, हो सकता है वो 2 पॉड आपके यहां क्रिएट कर दे, या हो सकता है वो 2 पॉड आपके यहां पे क्रिएट कर दे। तो अब वो मास्टर के ऊपर है कि वो किस नोड के ऊपर आपके पॉड क्रिएट कर रहा है। लेकिन आप कहते हो नहीं, मुझे मेरा पॉड जो है वो उस नोड के ऊपर चाहिए जिसकी वैल्यू जो है T2 मीडियम हो, जो T2 मीडियम हो मुझे वो चाहिए। सपोज आप 4 नोड चला रहे हो, एक आपकी T3 चल रही है, एक आपका T2 माइक्रो चल रहा है, एक आपका T2 मीडियम चल रहा है, एक आपके पास सपोज X1 इंस्टांस चल रहा है। आपके पास मल्टीपल इंस्टांसेस चल रहे हैं, मल्टीपल नोड है, जो कोई T3 के ऊपर, कोई T3 के ऊपर चल रही है, कोई T2 माइक्रो के ऊपर चल रही है, कोई T2 मीडियम के ऊपर चल रही है, और कोई X1 इंस्टांस के ऊपर चल रही है। जो AWS के अंदर मेरे मल्टीपल इंस्टांसेस के टाइप होते हैं, साइज होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपने AWS में वो चीजें नहीं पढ़ी हैं तो कोई मसला नहीं है, आप बस इतना याद रखें कि ये एक कैटेगरी होती है। जैसे T3 के अंदर मेरे पास 4 CPU होते हैं, रैम ज्यादा होती है, ऐसी T2 माइक्रो के अंदर कम होती है, T2 मीडियम के अंदर 2 CPU होते हैं, X1 के अंदर तो काफी बड़ी ज्यादा रैम होती है आपके पास, और वर्चुअल CPU भी काफी ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से सपोज मेरे पास चल रहे हैं, मैं कहता हूं कि भाई मेरा आप जो पॉड क्रिएट करोगे वो ऐसे नोड पे करो जो T2 मीडियम हो, जिसका जो हार्डवेयर है उसकी वैल्यू T2 मीडियम हो, यानी ये वाली। तो ऑटोमेटिकली मैंने नोड सिलेक्ट कर लिया। तो
अब मेरा पॉड कहां क्रिएट होगा, इसी पे मेरे वो दोनों पॉड क्रिएट होंगे, क्योंकि मैंने नोड को सिलेक्ट कर लिया, नोड सिलेक्टर लगा दिया है और उस नोड सिलेक्टर में लिख दिया कि हार्डवेयर इक्वल टू T2 मीडियम। ऐसे मल्टीपल सिलेक्टर्स हमारे पास होते हैं नोड के, ये एक एग्जांपल है। तो आप हार्डवेयर इक्वल टू T2 मीडियम करेंगे तो आपका पॉड वहीं क्रिएट होगा जिसके हार्डवेयर इक्वल टू T2 मीडियम का लेबल लगा हुआ है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर अगर ये चारों ही T2 मीडियम है, फॉर एग्जांपल ये भी T2 मीडियम है, ये भी T2 मीडियम है और ये भी T2 मीडियम है, चारों ही T2 मीडियम हैं, तो अब मेरा पॉड कहां क्रिएट होगा? अगर आपके चारों नोड T2 मीडियम हैं तो जहां भी मास्टर को सबसे पहले रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, क्योंकि वो 1 बाय 1 किसी से तो पहले से शुरुआत करेगा, उसे अगर यहां रिसोर्सेज फ्री मिलते हैं, ये वाली नोड पे जगह मिलती है वो 2 पॉड क्रिएट करने की, तो ये इस पे क्रिएट कर देगा। अगर यहां इसे रिसोर्सेज कम मिलते हैं और यहां ज्यादा खाली मिलते हैं, यानी यहां जगह कम अवेलेबल है पॉड क्रिएट करने के लिए, यहां जगह ज्यादा अवेलेबल है, तो ये यहां पे क्रिएट कर देगा। समझ आ रही है बात? यानी अगर चारों मेरे सेम ही हैं तो कहां क्रिएट करेगा, ये सवाल आ सकता है। तो जहां पर भी मास्टर को सबसे पहले रिसोर्सेज फ्री अवेलेबल मिलेंगे, जगह मिलेगी उन 2 पॉड को क्रिएट करने की, वो सबसे पहले उसमें कर देगा। अब सवाल आता है कि अगर मेरे पास 2 T2 मीडियम है और 2 T3 या X1 इंस्टांसेस हैं, तो इन दोनों में भी जहां उसे पहले जगह खाली मिलेगी वो वहां क्रिएट कर देगा, लेकिन करेगा T2 मीडियम में ही, क्योंकि आपने नोड सिलेक्टर लगाया हुआ है कि मेरा पॉड T2 मीडियम के अंदर ही क्रिएट होना चाहिए। आई होप नोड सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसी की थ्योरी मैंने यहां पे लिखी है, अब इसको पढ़ेंगे, आपको सब कुछ एकदम मक्खन की तरह समझ आने वाला है। वन यूज केस फॉर सिलेक्टिंग लेबल इज टू कंस्ट्रेन दिस सेट ऑफ नोड्स on to which a pod can schedule. Pod can schedule मतलब उसे क्रिएट किया जा सकता है। That is you can tell a pod to only be able to run on particular nodes. यानी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये पॉड इसी नोड पे चलना चाहिए, वो कंडीशन हम लगा सकते हैं कि उस नोड पे T2 मीडियम का लेबल होना चाहिए, उस नोड के ऊपर कोई और लेबल आपको, लेकिन उस नोड को पहले लेबल देना पड़ेगा। ये याद रखिए, आपने जिस भी नोड के ऊपर, अब सपोज मैंने कहा कि भाई मेरे को नोड सिलेक्टर में मैंने लिख दिया, मैंने नोड सिलेक्टर के अंदर लिख दिया हार्डवेयर इक्वल टू कुछ भी XYZ में कुछ भी लिख सकता हूं, AWS इंस्टांस मैंने लिख दिया या AWS T2 मैंने लिख दिया। ये मैंने अपनी मर्जी से कुछ मैंने एक लेबल लगा दिया, ठीक है, नोड सिलेक्टर के अंदर। तो ये लेबल पहले मुझे उस नोड पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि होता नहीं है लेबलिंग आप जैसे पॉड की कर रहे थे, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, पॉड पे आपने लेबल लगाए हैं, आप पहले नोड पे एक लेबल लगाओगे हार्डवेयर इक्वल टू AWS.T2। तो मैं कहता हूं मैंने नोड 3 के ऊपर ये लेबल लगा दिया हार्डवेयर इक्वल टू AWS.T2। तो अब क्या होगा कि मैं जब भी नोड सिलेक्टर में ये लिखूंगा, वो पॉड कहां क्रिएट होगा, वो यहां क्रिएट होगा। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी की नोड पे भी पॉड्स क्रिएट कर सकते हैं। आप लेबल लगा दो उस नोड पे और वही लेबल आप जो है अपने YAML फाइल में लिख दो, तो अब वो पॉड वही क्रिएट होगा जिस नोड पे आपने लेबल लगा रखा है। ये भी इंटरव्यू का पोटेंशियल क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है, आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको इन छोटी सी बातों में समझ आ गया होगा, बाकी आपकी समझ है आप उसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। Generally, such constraints are unnecessary as the scheduler will automatically do a reasonable placement, but on certain circumstances we might need it. ये कहते हैं कि जनरली तो अपने आप से मास्टर जो है वो जहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल है वहां क्रिएट कर देता है, पर कई बार आपको लगता है कि नहीं मुझे तो यहीं क्रिएट करना है, तो आप कर सकते हो। We can use label to tag nodes, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि पहले आपको नोड पे लेबल लगाना पड़ेगा। टैग नोड्स का मतलब कि हमने नोड को पहले वो लेबल देना पड़ेगा, उसके बाद नोड सिलेक्टर में वो लेबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, अब वो पॉड वही क्रिएट होगा जिस नोड पे आपने वो लेबल दे रखा है, ठीक है। The nodes are tagged. You can use the label selectors to specify the pods run only of specific nodes. तो अगर आपने नोड को टैग कर दिया है, नोड के ऊपर लेबल लगा दिया है, उसके बाद अब आप लेबल सिलेक्टर की हेल्प से, लेबल सिलेक्टर ही ये कहलाएगा, नोड सिलेक्टर में हार्डवेयर इक्वल टू आप ये कर दोगे, उसके बाद लेबल सिलेक्टर की हेल्प से आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि पॉड आपका कहां रन होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट वी गिव लेबल टू द नोड, तो हम
पहले नोड को लेबल दे देंगे, उसके बाद देन वी यूज नोड सिलेक्टर टू द पॉड कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो YAML फाइल बनाएंगे वहां पे अब हम उस जो लेबल हमने दिया है नोड को वो नोड सिलेक्टर में मेंशन कर देंगे। ऐसा करने से पॉड वही क्रिएट होगा जिस नोड पे वो लेबल लगा हुआ है। अब चलिए, अगर यहाँ कुछ भी कंफ्यूजन है तो मैं लैब में आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। चलते हैं अपनी लैब के ऊपर। तो चलिए, आपको बोर्ड पे समझ आ गया होगा नोड सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब मैंने स्क्रीन को क्लियर कर दिया है और अब हम एक और फाइल बना लेते हैं, एक और मैनिफेस्ट बनाते हैं pod6.yml के नाम से, और यहाँ पे आई प्रेस करते हैं और उसके बाद जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाया नोड सिलेक्टर की मैनिफेस्ट फाइल, उसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। काइंड में देखिए मैंने पॉड लिखा है, पॉड का मतलब है ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉड है, और एपीआई वर्जन V1 ही लेना है। मेटा डेटा में आप नाम दे सकते हैं पॉड का, नोड लेबल्स या कुछ और नाम आप चाहें वो दे सकते हैं, और लेबल्स के अंदर आप ENV के अंदर डेवलपमेंट नाम का एक लेबल डाल दें। स्पेसिफिकेशन में हम एक कंटेनर बनाना चाहते हैं जिसका नाम C00 है, उबुंटू इमेज है, और उसके अंदर एक इको कमांड चला दो हेलो भूपिंदर के नाम से। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है नोड सेलेक्टर जो कि आपका हार्डवेयर है, और हम कहते हैं कि भाई T2 मीडियम अगर हो आपने उस पे ही ये वाला जो पॉड है वो क्रिएट करना है, यानी उस नोड पे आप क्रिएट करें जिसकी वैल्यू जो है, जिसका हार्डवेयर जो है वो T2 मीडियम होना चाहिए, वहां ही हमारा ये पॉड क्रिएट होना चाहिए। तो ये बात हमारे को समझ आ गई। एस्केप कर लेते हैं, कॉलन करके WQ करते हैं और बाहर आते हैं। अब इसके बाद में हम इन चेंजेस को अप्लाई करने के लिए कमांड चलाएंगे kubectl apply -f और उसके बाद pod6.yml। तो ये सारे चेंजेस मेरे हो गए हैं। तो ये आ रहा है कि भाई हमने एक पॉड क्रिएट कर दिया है नोड लेबल्स के नाम से जो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आप कमांड चलाएं kubectl get pods और चेक करें। तो ये कह रहा है कि देखें अभी जो मेरा नोड है ना वो 0 है, 0/1 है। इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे पास जो पॉड है वो तो एक है, मतलब मेरे पास जो नोड है वो तो एक है उसमें, लेकिन अभी 0 ये दिखा रहा है। इसका मतलब ये पेंडिंग क्यों ये दिखा रहा है, ये पेंडिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपने उसको बोला है कि भाई जो हार्डवेयर T2 मीडियम होगा तो उस पे ही आपने क्रिएट करना है, लेकिन ये कहता है यार मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो अभी मेरे को ऐसा कोई नोड ही नजर नहीं आ रहा जिसपे लेबल लगा हुआ हो T2 मीडियम का। तो इस वजह से यहाँ 0 नजर आ रहा है क्योंकि अभी वो क्रिएट नहीं कर पा रहा है। आप चाहें तो आप डिटेल में देख लें, आपको दिखाएगा kubectl डिस्क्राइब और उसके बाद पॉड और यहाँ पे नोड लेबल्स आप करें तो आपको नजर आएगा। ये देखें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने नोड सिलेक्टर जो दिया हुआ है वो हार्डवेयर इक्वल टू T2 मीडियम दिया है, लेकिन हमें क्या हो रहा है, हम फेल्ड हो रहे हैं। फेल्ड शेड्यूलिंग हमारी हो रही है 0/1 कि एक नोड हमारे पास अवेलेबल है लेकिन उसमें लेबल नहीं लगा हुआ, 0 लेबल लगा हुआ है, उसमें लेबल एक भी नहीं है। जिस लेबल की आप बात कर रहे हैं वो मैच ही नहीं हो रहा। देखिए ये क्या कह रहे हैं, डिडंट मैच पॉड नोड्स एफिनिटी, यानी हम मैच नहीं कर पा रहे, वो हमें नोड नहीं मिली जिसपे T2 मीडियम का टैग ये आप कह सकते हैं कि लेबल लगा हो हार्डवेयर इक्वल टू T2 मीडियम। तो इसका मतलब ये है कि जैसे लेबल आप पॉड पे लगाते हैं ऐसे ही आप नोड पे भी लगा सकते हैं। तो कंट्रोल L करें और अब हमने हमारी नोड पे लेबल लगाना है। तो इसके लिए आप कमांड चलाएं kubectl get nodes, और ये देखें अभी मेरे पास क्या आ रहा है कि ये भाई मेरी नोड है उसका ये नेम है। तो मैं अब एक अपनी नोड को मैं एक लेबल लगा देता हूं। तो उसके लिए kubectl get kubectl उसके बाद लेबल लगाना है तो लेबल लगाओ, और यहाँ पे हमें लेबल पॉड पे नहीं लगाना, नोड पे लगाना है। तो नोड्स आप लिखोगे और नोड का नेम आप लिखोगे, ये नोड का नेम है। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद क्या लेबल आप लगाना चाहते हो, हार्डवेयर इक्वल टू T2 मीडियम, ये लेबल मैं चाहता हूं कि मेरे आप नोड पे लगा दो, और ताकि उसके बाद जो है मेरा जो पॉड क्रिएट होगा वो इस पे होगा। तो यहाँ मैं करता हूं तो देखो ये क्या कह रहा है कि इस नोड के ऊपर आपने लेबलिंग कर दी है, ठीक है। अब आप देखो यही काम करके देखो, अब आप जाओ और कमांड चलाओ kubectl डिस्क्राइब पॉड नोड लेबल्स। ये देखो इसने अब ये काम कर दिया। क्या कहता है, सक्सेसफुली असाइन डिफॉल्ट नोड लेबल्स टू IP।
तो ये कहता है कि आपने उसको नोड लेबल दे दिया, और जैसे ही अब उसको पता चल गया कि हाँ हार्डवेयर T2 मीडियम जो है एक नोड के पास है ये वाला लेबल, और उसने क्या किया, उसके ऊपर उबुंटू की इमेज पुल करके लाया, वहां पे उसने एक कंटेनर क्रिएट किया, कंटेनर को स्टार्ट किया और सारा काम कर दिया। तो यानी कि आप अपनी पसंद के नोड को सिलेक्ट करके उसके ऊपर पॉड क्रिएट कर सकते हो। तो अब आप जाओगे ना, आप इसको कंट्रोल एल करो, और अब आप जब चेक करोगे kubectl get pods, तो आपको 1 बाय 1 नजर आएगा। ये देखो अब आपको 1 बाय 1 नजर आ रहा है कि भाई अब हमने पॉड क्रिएट कर दिया अपनी पसंद की नोड के ऊपर। तो ठीक है, एक नोड है और उसके ऊपर एक पॉड क्रिएटेड है, उससे पहले नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि आपने नोड को लेबल नहीं दिया हुआ था। बात समझ आ रही है? आई होप आपको नोड सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। kubectl, अब आप अगर इसको डिलीट करना चाहें डिलीट कर दें -f, तो आपका लेबल डिलीट हो जाता है। kubectl डिलीट -f और pod6.yml, इसको भी अब हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा जो पॉड है नोड लेबल्स के नाम से ये डिलीट हो रहा है। और चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और स्केलिंग एंड रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्केलिंग एंड रेप्लिकेशन की। देखें, आपको एक बात मैंने जब कुबरनेटिस के बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं, मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट कुबरनेटिस के अंदर स्केलिंग या रेप्लिकेशन का फीचर नहीं होता। बट अगर ये फीचर कुबरनेटिस में नहीं है तो फिर कुबरनेटिस का कोई फायदा नहीं है। उसको एक प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेशन टूल मानने के लिए हमारे को ये चाहिए कि उसके अंदर रेप्लिकेशन जैसी फैसिलिटी हो, उसके अंदर स्केलिंग जैसी फैसिलिटी हो, उसके अंदर लोड बैलेंसिंग जैसी फैसिलिटी हो। तो वो हमारे पास अलग से ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास एपीआईज है जिसकी हेल्प से हम वो काम करा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कुबरनेटिस ये काम नहीं करता। यानी बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई पॉड क्रिएट करते हो और वो डिलीट हो जाता है या अपने आप फेल्ड हो जाता है तो वो रिक्रिएट नहीं करेगा। ये आप याद रखिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपने कोई पॉड क्रिएट किया तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप से रिक्रिएट नहीं होगा अगर वो डिलीट हो गया। लेकिन हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं कि उनकी हेल्प से हम उसे रिक्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी भी सिचुएशन में वो बंद हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो अपने आप से रिक्रिएट हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि पुराना पॉड जो आपका बंद हो गया है वो कभी स्टार्ट नहीं होगा। अगर वो एक बार फेल्ड हो गया है या किसी वजह से टर्मिनेट हो गया है, किसी वजह से डिलीट हो गया है, उसको आप स्टार्ट नहीं कर सकते। उसकी जगह एज इट इज एक नया पॉड क्रिएट होगा जिसमें वही सारी फंक्शनैलिटी होगी जो आपने उसमें डाली हुई थी। यानी कि उसके अंदर उबुंटू एक इमेज आपकी चल रही थी वो वहां पे होगी, उस कंटेनर का नाम भी वही होगा जो उसका था, उस कंटेनर के अंदर वही हेलो भूपिंदर की इको कमांड चल रही होगी जो वहां चल रही थी, सारा काम वही होगा, पर वो स्टार्ट नहीं होगा पुराने वाला। उसकी जगह अब एक एज इट इज नया बन जाएगा, उसका रेप्लिका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो रेप्लिकेशन और स्केलिंग दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जिसे आपको पहले बुनियादी तौर पे समझना पड़ेगा कि कुबरनेटिस के अंदर रेप्लिकेशन से क्या मतलब है और स्केलिंग से क्या मतलब है। देखिए, रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि मेरे पास सपोज करें ये मेरा मास्टर है और मैंने अपने मास्टर को कहा कि भैया 2 रेप्लिका क्रिएट करने हैं, रेप्लिका इक्वल टू 2, रेप्लिकाज इक्वल टू 2 आप क्रिएट करो। मैंने अपनी YAML फाइल में लिखा है रेप्लिकाज इक्वल टू 2। ऐसा करने का मतलब यह है कि मास्टर क्या करेगा, नोड के ऊपर 2 पॉड क्रिएट करेगा, पॉड 1 और पॉड 2। ये पॉड 1 और पॉड 2 जो है ये दोनों ही एक दूसरे के एज इट इज है, एक दूसरे की कॉपी हैं। जो काम यहां हो रहा है वही यहां हो रहा है। रेप्लिकाज इक्वल टू 2 का मतलब ये होता है कि 2 पॉड क्रिएट हो जाएंगे हूबहू एक जैसे। अगर इसका बेनिफिट क्या है कि अगर पॉड 1 किसी सिचुएशन में बंद हो भी जाता है तो दूसरा पॉड चल रहा होगा जहां से आपको सर्विस मिलती रहेगी, और उसी टाइम में जब तक ये डिलीट, सपोज ये खराब हो गया किसी वजह से, तो इसकी जगह दूसरा क्रिएट हो जाएगा, एक और पॉड क्रिएट हो जाएगा, पॉड 1 वो भी होगा पर नया क्रिएट होगा, उसकी आईपी नहीं होगी। इसकी सपोज आईपी अगर कुछ और थी, एक्स थी, तो इसकी वाई होगी, आईपी नहीं मिलेगी, नया पॉड क्रिएट होगा, पर काम सारा वही हो रहा होगा जो यहां हो रहा था। लेकिन जब ये डिलीट होगा, फॉर एग्जांपल ये फेल्ड होगा, तो नया क्रिएट होने में कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, तो उस टाइम के दौरान भी मेरे यूजर को सर्विस मिलती रहे, 24/7 मेरे यूजर को सर्विस मिलती रहे, हाई अवेलेबिलिटी के लिए, यानी कि हर टाइम उसको सर्विस मिलती रहे। इसके लिए जरूरी है कि एक रेप्लिका वहां होना चाहिए। तो रेप्लिका क्यों जरूरी है? रेप्लिका इसलिए जरूरी है कि अगर मेरा एक पॉड फेल्ड हो जाए तो उसकी जगह दूसरा जब तक क्रिएट होगा उस टाइम के दौरान भी
ही तो मुझे सर्विस देनी है अपने यूजर को, तो अगर रेप्लिका वहां होगा तो वो सर्विस उसको दे देगा, ठीक है, और तब तक दूसरा क्रिएट ही हो जाएगा। तो यानी ये बैकअप में है, आप ऐसा समझे, जैसे AWS के अंदर होता था प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वर, ऐसे यहां पे मैंने रेप्लिका क्रिएट कर दिया। रेप्लिका मैं कितने क्रिएट कर सकता हूं, मेरी मर्जी है। अगर मैंने रेप्लिकाज इक्वल टू 1 किया है, इसका मतलब ये एक पॉड क्रिएट करेगा, ठीक है, पॉड एक क्रिएट करेगा। अगर मैंने रेप्लिका इक्वल टू 2 किया है तो हूबहू 2 पॉड क्रिएट करेगा जो कि सेम होंगे, जो काम इसमें हो रहा होगा वही इसमें हो रहा होगा। अगर रेप्लिका इक्वल टू 3 करूंगा तो यहां पे 3 पॉड क्रिएट होंगे हूबहू, तीनों पे सेम काम हो रहा होगा। तो ये तो होता है रेप्लिका का पर्पस, कि रेप्लिका से ये बेनिफिट है कि अगर एक पॉड खराब हो भी गया तो सर्विस दूसरे और तीसरे नंबर के पॉड से मिलती रहेगी। और उसी दौरान ये भी याद रखिए, डिजायर्ड और करंट 2 स्टेट होती है हमारे पास, एक डिजायर्ड और करंट। तो मेरी डिजायर्ड क्या थी, 3 थी, लेकिन करंट क्या रह गई, 2 रह गई। क्यों? क्योंकि एक खराब हो गया, तो ये तो मिसमैच हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ये एक और नया क्रिएट कर देगा ताकि कंडीशन हमेशा मैच करती रहे। तो ये जब तक एक नया क्रिएट करेगा तब तक एक जो ब्रेक आ गया, बीच में गैप आ गया, वही नया खराब हो, एक सॉरी चलता हुआ खराब हो गया, आप नया क्रिएट करोगे तो कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम में भी हमारे यूजर को सर्विस मिलती रहे, उसके लिए हमने रेप्लिका क्रिएट किया। रेप्लिका का पर्पस समझ आ गया। अब सवाल आता है कि स्केलिंग क्या होता है। फिर स्केलिंग से भी आप अपने नंबर ऑफ पॉड्स को बढ़ाते या घटाते हो। यानी अगर मेरे पास 2 पॉड हैं तो मैं उनको 4 कर सकता हूं, 2 से 4 में कर सकता हूं। अगर मेरे पास 10 पॉड चल रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि 10 पॉड ज्यादा है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं 10 से 2 कर सकता हूं, मैं उसको रिड्यूस कर सकता हूं। यानी स्केल अप और स्केल डाउन दोनों काम मैं कर सकता हूं। अब सवाल ये आता है कि मुझे इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं इसका एक रियल टाइम एग्जांपल आपको देता हूं। आप सभी ने डिज्नी हॉटस्टार पे क्रिकेट के मैच देखे होंगे, IPL के मैचेस देखे होंगे, या अमेजन प्राइम आप यूज करते होंगे, नेटफ्लिक्स आप यूज करते होंगे। तो ये सारी एप्लीकेशन जो हैं ये कंटेनर्स पे ही रन करती हैं। आपको मैं बता दूं तो नेटफ्लिक्स में क्या होता है कि जैसे कि अभी एक यूजर है, वो नहीं देख रहा है, वो नेटफ्लिक्स का अपना अकाउंट यूज नहीं कर रहा, मूवी नहीं देख रहा, उस टाइम सपोज करें कि नेटफ्लिक्स के पास, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि नेटफ्लिक्स के पास सपोज करें 100 यूजर हैं, 100 उसके पास यूजर है, लेकिन 100 यूजर में से अभी एट प्रेजेंट 20 यूजर ही उसके अकाउंट को लॉगिन करके उस टाइम मूवी देख रहे हैं। सपोज एक सर्टेन पीरियड में अभी एग्जैक्ट इस टाइम पे 20 लोग मूवी देख रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स क्या करेगा, बैक एंड पे उसने 20 पॉड क्रिएट कर दिए। हर पॉड एक यूजर के लिए है, सेम एक्सपीरियंस उसको मिल रहा है। जैसे कि मैंने कहा यहां पर रेप्लिका है, तो सेम एक्सपीरियंस उसको मिल रहा है। उसकी भी नेटफ्लिक्स ऐप चल रही है, आपकी अपनी नेटफ्लिक्स ऐप चल रही है, आप अपना काम कर रहे हो अपने पॉड के अंदर, जो मूवी देखना चाह रहे हो देख रहे हो, जिसको डिलीट कर रहे हो डिलीट हो रही है, जिसको डाउनलोड करना चाह रहे हो आपके पॉड के कंटेनर में, पॉड में एक्चुअली कंटेनर है, तो आपका अपना कंटेनर क्रिएट हो रखा है इस पॉड के अंदर, दूसरे बंदे का अपना कंटेनर क्रिएट हुआ है, वो अपने कंटेनर में अपने नेटफ्लिक्स अकाउंट में जो करना चाहे कर सकता है। अब सपोज करें 20 से बढ़कर ये 21 हो गए, एक और यूजर ने लॉगिन किया, तो मेरे पास तो 20 पॉड क्रिएटेड है। ऑटोमेटिकली क्या होगा, बैक एंड पे एक और पॉड क्रिएट हो जाएगा और उस पॉड के अंदर एक और सेम कंटेनर क्रिएट हो जाएगा जिसमें नेटफ्लिक्स की सारी एप्लीकेशन, जैसा बाकी को इंटरफेस मिल रहा है वैसा इंटरफेस है, सब कुछ है। और वो यूजर अब यहां पे अपना काम कर रहा है, वो देखना चाहता है देख रहा है, अपना अकाउंट चलाना चाहता है चला रहा है। ऐसे ही अब यहां पे ये 20 से बढ़कर सपोज 50 हो गए, तो यहां 50 पॉड क्रिएट हो जाएंगे, उनके अंदर 50 कंटेनर और उनमें नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन चल रही है। यानी यहां पे हमें स्केल आउट की, स्केल इन या स्केल अप स्केल डाउन की जरूरत पड़ेगी, हमें बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ पॉड बढ़ाने जब यूजर बढ़ेंगे। ऐसे ही डिज्नी हॉटस्टार की मैं बात करूं तो सपोज करें कि उस पर 2 लाख यूजर एक साथ क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, तो उस टाइम मेरे पास 2 लाख कंटेनर क्रिएट हो जाते हैं और उन सभी कंटेनर्स पे हर यूजर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस कंटेनर में उसकी खुद का एक इंटरफेस है, एप्लीकेशन रन कर रही है सेपरेटली, उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। इसी तरीके से अब जैसे ही वो नंबर ऑफ यूजर कम हो गए, जैसे क्रिकेट मैच खत्म हुआ, 2 लाख से सिर्फ 50,000 यूजर हैं जो अब हॉटस्टार को देख रहे हैं, तो वो 1.5 लाख कंटेनर जो क्रिएट हुए थे वो पॉड में क्रिएट हुए थे, तो वो जो 1.5 लाख पॉड हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, यानी कि स्केल डाउन। तो
तो स्केल अप और स्केल डाउन की हमें क्यों जरूरत पड़ती है ये आपको समझ आ गया। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, मल्टीपल पॉड्स क्रिएट होते चले जाएंगे, उनके अंदर कंटेनर क्रिएट होते चले जाएंगे और उन कंटेनर्स में वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा, जिसके लिए लोड बैलेंसर काम में आता है। तो रियल टाइम एप्लीकेशंस जितनी भी आपकी होती हैं, जहां पे रियल टाइम का मतलब है जहां पे आप लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, लाइव क्रिकेट मैच देख रहे हैं, इवन नॉन रियल टाइम भी जहां पे नेटफ्लिक्स जैसी एप्लीकेशन या अमेजन प्राइम जैसी एप्लीकेशन है जहां पे पहले से पड़ी हुई मूवीज को आप देख रहे हैं, वहां भी कंटेनर्स के अंदर ये सारा काम किया जाता है। हर यूजर का अपना एक कंटेनर होता है और उसको एक बेहतर एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जाती है। आई होप आपको रेप्लिका और स्केलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे ज्यादा बेहतर मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ एग्जांपल हो सकता है। मैंने जितना इजी हो सका है मैंने बताया। Kubernetes was designed to orchestrate multiple containers and replication. Kubernetes डिजाइन इसलिए किया गया कि ताकि वहां पे मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट किए जा सके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, रेप्लिकेशन किया जा सके ताकि हाई अवेलेबिलिटी मिल सके। नीड फॉर मल्टीपल कंटेनर रेप्लिकेशन हेल्प अस विद दिस। क्या बेनिफिट होगा हमारे को रेप्लिकेशन का, मल्टीपल कंटेनर का, वो देख लेते हैं। पहला, रिलायबिलिटी। बाय हैविंग मल्टीपल वर्जन ऑफ एन एप्लीकेशन यू प्रिवेंट प्रॉब्लम इफ वन और मोर फेल्स। अगर आपके पास एक से ज्यादा पॉड क्रिएटेड है, जैसे कि मैंने अभी रेप्लिकेशन का एग्जांपल लिया कि अगर एक पॉड खराब हो भी गया तो आपकी एप्लीकेशन पॉड 2 पे चल रही थी क्योंकि वो रेप्लिका आपने किया हुआ है, उसकी सेम टू सेम एप्लीकेशन दूसरे पॉड पे चल रही है। तो अगर ये फेल होगा तो यूजर का ट्रैफिक दूसरे पॉड पे ट्रांसफर हो जाएगा और उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि मैं जहां पे अभी ये एप्लीकेशन देख रहा था वो पॉड फेल हुआ है, उसे ऐसा कुछ फील ही नहीं होगा। तो टू प्रिवेंट प्रॉब्लम, ये इसका रिलायबिलिटी है, ठीक है, पहला बेनिफिट। दूसरा, लोड बैलेंसिंग। हैविंग मल्टीपल वर्जन ऑफ अ कंटेनर। अगर आपके पास एक से ज्यादा पॉड है और उनके अंदर एक से ज्यादा कंटेनर है, हर पॉड में एक कंटेनर होता है, आपको पता है, तो मल्टीपल कंटेनर होने से बेनिफिट यही है कि आपका ट्रैफिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 2 लाख यूजर अगर देख रहे हैं तो 2 लाख कंटेनर है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना ट्रैफिक। अब 2 लाख की जगह अगर मेरे पास 5 लाख हो गए तो मैं कंटेनर की संख्या बढ़ा दूंगा, लोड बैलेंस हो जाएगा। अब 5 लाख यूजर 5 लाख कंटेनर्स पे देख रहे हैं, ठीक है। तो लोड बैलेंसिंग, हैविंग मल्टीपल वर्जन्स ऑफ अ कंटेनर इनेबल यू टू इजीली सेंड ट्रैफिक टू डिफरेंट इंस्टांसेस टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग ऑफ अ सिंगल इंस्टांस और नोड। तो इसमें होगा क्या कि आपको पता है कि मेरे जो पॉड है वो इंस्टांसेस के ऊपर चलते हैं। तो सपोज एक इंस्टांस के ऊपर 500 पॉड क्रिएटेड है और दूसरा इंस्टांस जो मेरे पास है उसके ऊपर सिर्फ 100 पॉड क्रिएटेड है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बाकी के जब लोड मेरे पास आएगा तो मैं यहां ना क्रिएट करके दूसरे इंस्टांस पे बाकी के पॉड क्रिएट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है भाई इस पे तो ऑलरेडी 500 पॉड क्रिएटेड है, तो दूसरे पे क्रिएट करो। तो मैं लोड को बैलेंस करूंगा सभी नोड्स के ऊपर, सभी इंस्टांसेस के ऊपर इक्वली। दैट इज कॉल्ड लोड बैलेंसिंग। तो ये आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। स्केलिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया स्केलिंग का क्या पर्पस है रियल टाइम में। व्हेन लोड डज बिकम टू मच फॉर द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टांसेस, जब लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इंस्टांसेस के ऊपर और उनके पॉड्स के ऊपर, तो Kubernetes enable you to easily scale up your application। वो कहता है कि अपनी एप्लीकेशन को आप स्केल अप कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन मल्टीपल कंटेनर्स में चला सकते हो जिसमें कि मल्टीपल यूजर्स उनको अपने अपने कंटेनर को एक्सेस कर सकते हैं। एडिंग एडिशनल इंस्टांसेस एड नीडेड। और ऐसा नहीं है, आप सपोज करें मेरे पास 5 इंस्टांस है, हर इंस्टांस की कैपेसिटी है 5000 पॉड क्रिएट करने की, ऐसा मान के चलते हैं। तो मेरे पास 5 इंस्टांसेस हैं, तो मैं इसको रब कर लेता हूं। 5 इंस्टांसेस हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि ये मेरी नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये नोड 4 है और ये नोड 5 है। अब मैं कहता हूं यहां भी मेरे 500 पॉड क्रिएटेड है, यहां भी मेरे 500 पॉड क्रिएटेड है, यहां भी 500, यहां भी 500, यहां भी 500, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 2500 पॉड क्रिएटेड है और इससे ज्यादा मेरी नोड में पॉड्स क्रिएट नहीं हो सकते। एक नोड जो है वो मैक्सिमम 500 पॉड क्रिएट कर सकता है, उसके अंदर 500 कंटेनर चल सकते हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। और मेरी रिक्वायरमेंट है 3500 पॉड्स की, तो मैं तो 500 से ज्यादा क्रिएट कर नहीं सकता, यानी कि मुझे अब 2 नए इंस्टांसेस और चाहिए, 2 नई नोड और चाहिए जिनके ऊपर मैं 500 चला सकूं, सो दैट मेरी ये कैपेसिटी जो 3500 की है ये फुलफिल हो सके। तो ये वो काम भी करेगा कुबरनेटिस के थ्रू, वो काम भी होगा कि आपके इंस्टांसेस भी स्केल अप हो जाएंगे। 2 इंस्टांसेस नए क्रिएट होंगे, उनके ऊपर फिर पॉड क्रिएट होंगे, पॉड के अंदर कंटेनर क्रिएट होंगे। तो ये पूरा स्केलिंग का जो प्रोसेस है ये बैकएंड पे चल रहा होता है, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है।
तो अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं और मैं आप अगले ऑब्जेक्ट की बात करता हूं जो रेप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कहा जाता है रेप्लिकेशन कंट्रोलर। तो इसी की हेल्प से हम रेप्लिका क्रिएट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का नाम है रेप्लिकेशन कंट्रोलर। तो अब हम इसकी बात करते हैं। तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर का मतलब क्या है? रेप्लिकेशन कंट्रोलर इज अ ऑब्जेक्ट दैट इनेबल यू टू इजीली क्रिएट मल्टीपल पॉड्स that make sure that number of pod always exist, यानी डिजायर्ड इक्वल टू करंट होना चाहिए। सपोज आपने कहा कि भाई मेरे पास जो है, मैं कहता हूं रेप्लिकास इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है कि भाई नोड के ऊपर आप 2 पॉड क्रिएट कर दो। अब अगर एक पॉड डिलीट भी हो गया तो ये, क्योंकि मेरी डिजायर्ड वैल्यू मैंने लिखी हुई है कि 2 होनी ही चाहिए, तो ये उसकी जगह एक दूसरा नया पॉड रिक्रिएट करेगा। यानी हर सिचुएशन में आपके पास 2 पॉड रहेंगे ही रहेंगे। अगर एक डिलीट भी हो जाएगा तो उसका दूसरा रेप्लिका क्रिएट हो जाएगा। नॉर्मल पॉड, जब हम YAML फाइल लिखते थे तो वहां पे काइंड में लिखते थे पॉड, तो नॉर्मल पॉड जब हम लिखते थे तब हमें ये सीन चीज नहीं मिलेगी। तब वो एक नॉर्मल पॉड क्रिएट करेगा, डिलीट हो गया तो हो गया, उसकी जगह वो नया क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अब आप काइंड में अगर पॉड की जगह रेप्लिकेशन कंट्रोलर नाम का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, रेप्लिकेशन कंट्रोलर एक नए टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो ये पॉड तो ये भी क्रिएट करेगा, पर उस पॉड के पास ये कैपेबिलिटी होगी कि अगर वो डिलीट हो जाए तो उसकी जगह नया रिक्रिएट हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि बाय डिफॉल्ट कुबरनेटिस के अंदर ये चीज नहीं होती है, लेकिन हमारे पास अलग ऑब्जेक्ट्स ऐसे अवेलेबल है जिसकी हेल्प से ये चीज हो सकती है। तो अगर आप पॉड को सिंपल पॉड की जगह रेप्लिकेशन कंट्रोलर के थ्रू क्रिएट करेंगे तो आपके पॉड हमेशा उतने रहेंगे जितने आपने कहे हैं। अगर 4 पॉड आप चाहते हैं हमेशा अवेलेबल रहे तो 4 पॉड आपके हमेशा अवेलेबल रहेंगे। कोई अगर डिलीट भी हो गया गलती से, फेल्ड भी हो गया गलती से, तो उसकी जगह नया क्रिएट हो जाएगा उसी टाइम। तो रेप्लिकेशन कंट्रोल नाम का ऑब्जेक्ट आपको यूज करना पड़ेगा। इफ अ पॉड क्रिएटिंग यूजिंग RC, ठीक है, तो RC जो लोग जानते हैं, चले कोई बात नहीं, मैं नहीं बात कर रहा। इफ अ पॉड क्रिएटेड यूजिंग RC विल बी ऑटोमेटिकली रिप्लेस्ड इफ दे डज क्रैश, फेल्ड और टर्मिनेटेड। अगर आपका पॉड क्रैश हो गया, फेल्ड हो गया, टर्मिनेट हो गया और आपने अपने पॉड को RC की हेल्प से क्रिएट किया है, यानी रेप्लिकेशन कंट्रोलर की हेल्प से, काइंड में आपने रेप्लिकेशन कंट्रोलर लिखा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो फेल्ड हो भी गया तो उसकी जगह नया क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा आज। RC is recommended if you just want to make sure one pod is always running even after system reboots। RC ये रिकमेंड करता है कि आप जो है ये श्योर करें कि आपका मिनिमम एक पॉड हमेशा रनिंग हो। तो आप एक से ज्यादा, आप हमेशा रेप्लिका इक्वल टू 2 रखें। इससे होगा ये कि अगर एक फेल्ड भी हो गया तो एक तो फिर भी चलता ही रहेगा। You can run the RC with 1 रेप्लिका। अगर आप 1 रेप्लिका करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एक कॉपी अलग से रहेगी, नहीं। 1 रेप्लिका का मतलब 1 पॉड होता है, एक पॉड क्रिएट होगा। रेप्लिका इक्वल टू 2 करके आप क्रिएट करेंगे तो 2 पॉड क्रिएट होंगे, दोनों सेम टू सेम ही होंगे। रेप्लिका इक्वल टू 3 करेंगे तो 3 पॉड क्रिएट होंगे, यानी रेप्लिका में जितनी वैल्यू लिखी होगी उतने पॉड क्रिएट होंगे, सेम टू सेम, हूबहू। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है रेप्लिकेशन कंट्रोलर का। मैं आपको यहां पर YAML फाइल लिखकर उसको इलैबोरेट करके बताता हूं, सो दैट ये क्लियर हो जाए कि कहां पे रेप्लिकेशन कंट्रोलर में क्या लिखना है, क्यों लिखना है, क्या लॉजिक है। एक बार वो क्लियर करते हैं, फिर लैब पे चलते हैं। अब रेप्लिकेशन कंट्रोलर की YAML फाइल कैसे लिखी जाती है वो मैंने यहां पे लिख दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहां पे मैंने बताया कि भैया देखें, सबसे पहले जो काइंड है, यहां पे अब तक हम पॉड लिखते आए थे, लेकिन अब हमने पॉड की जगह क्या लिखना है, रेप्लिकेशन कंट्रोलर। ऐसा लिखने से क्या होगा, अब ये जो क्रिएट करेगा, जो भी पॉड ये क्रिएट करेगा, जो आपने नीचे YAML फाइल में लिखे हैं, वो एज अ रेप्लिकेशन कंट्रोलर के अंडर में ये क्रिएट करेगा। यानी कि इससे मतलब ये है कि अब अगर वो पॉड डिलीट होता है तो उसका एक रेप्लिका क्रिएट होगा, क्योंकि आपने काइंड में रेप्लिकेशन कंट्रोलर लिखा है, यानी रेप्लिका कंट्रोल करेगा। ये जितने हैं उतने ये बनाएगा, चाहे वो डिलीट होते हैं, फेल्ड होते हैं, कुछ भी होता है, उसकी जगह नया रिक्रिएट करेगा। तो काइंड में रेप्लिकेशन कंट्रोलर आपको लिखना, ये काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है। पहले हम ऑब्जेक्ट जो था पॉड यहां पे लिखते थे, अब उसकी जगह हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ये जो हम YAML फाइल लिख रहे हैं, यहां पे हम किस ऑब्जेक्ट के अंदर इसे क्रिएट कर रहे हैं, रेप्लिकेशन कंट्रोलर के अंदर, या एज अ रेप्लिकेशन कंट्रोलर हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं।
एपीआई वर्जन V1 ही रहेगा। मेटा डेटा में आप अपने इस ऑब्जेक्ट का कोई नाम देना चाहते हैं, जैसे हम वहां पे पॉड का नाम देते थे, जब पिछली हमने लैब करी वहां पे काइंड में पॉड होता था और पॉड का नेम यहां लिखा जाता था, तो यहां आप अपने रेप्लिकेशन कंट्रोलर को भी नाम दे सकते हैं जैसे वहां पे पॉड को नाम देते थे, क्योंकि रेप्लिकेशन कंट्रोलर कुछ है नहीं, ये एक ऑब्जेक्ट ही है, पॉड की तरह ही है, बस इसके पास कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी है कि अगर आप रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्रिएट करते हो तो वहां पे आपके पॉड जो हैं डिलीट होने की सिचुएशन में दोबारा क्रिएट हो जाएंगे। तो यहां पे हमने अपने रेप्लिकेशन कंट्रोलर ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया माई रेप्लिका। स्पेसिफिकेशंस में हम ये बताएंगे कि हमारे कितने रेप्लिका हमें क्रिएट करने हैं। रेप्लिका क्रिएट करने का मतलब वही है पॉड क्रिएट करना। रेप्लिका या रेप्लिकेशन कंट्रोलर इसका कोई अलग से मतलब नहीं है, ये एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप बनाते हैं तो बस बेनिफिट ये है, यहां पे ये दो क्या क्रिएट होंगे, ऑब्वियसली पॉड ही क्रिएट होंगे। तो यहां पे रेप्लिका अगर 2 लिखा है इसका मतलब 2 पॉड क्रिएट होंगे हूबहू एक दूसरे के जैसे। सिलेक्टर में आपने नाम लिखना है कि हमें सिलेक्ट किस बेस पे करना है, हम उन 2 रेप्लिका को जब सिलेक्ट करें या उनके अंदर कोई चीज क्रिएट करें किस बेस पे करें। हम कहते हैं एक लेबल लगा दो, या लेबल नहीं हम सिलेक्टर लगा रहे हैं सॉरी, कि जिस पर भी माई नेम इक्वल टू भूपिंदर नाम का लेबल लगा हो उसे सिलेक्ट करना है, आपको उस पॉड को सिलेक्ट करना है और वैसा पॉड एक नया क्रिएट करना है उस सिचुएशन में अगर डिलीट हो जाता है। तो सिलेक्टर में आप माय नेम लगा दें, ये लेबल है जो मैंने यहां लगा दिया। अब टेम्पलेट क्या है, ये पूरा वो चीज है कि भाई देखो मैं क्रिएट तो रेप्लिका करना चाहता हूं 2, यानी मैं 2 हूबहू पॉड क्रिएट करना चाहता हूं, लेकिन उस पॉड के अंदर होगा क्या वो टेम्पलेट के अंदर लिखना है। तो आप यहां टेम्पलेट को डिफाइन करेंगे, मेटा डेटा यानी कि मेरे टेम्पलेट में मेरे पॉड का नाम होगा। पॉड किस नाम से क्रिएट होगा, टेस्ट पॉड 6 के नाम से, टेस्ट पॉड 5 के नाम से, जो भी आप देना चाहें टेस्ट पॉड के नाम से। तो मैं टेस्ट पॉड के नाम से अपना पॉड क्रिएट करूंगा और उस पॉड के ऊपर लेबल क्या होगा, भूपिंदर। ठीक है, हर पॉड के साथ अगर टेम्पलेट है ये सपोज मेरा, तो ये मेरा जो पॉड क्रिएट होगा उसका नाम होगा टेस्ट पॉड, उस पर एक लेबल भी लगा होगा भूपिंदर नाम का, माई नेम इक्वल टू भूपिंदर नाम का। स्पेसिफिकेशन में कंटेनर उसके अंदर एक क्रिएट होगा जिसका नेम होगा C00, उसके अंदर उबुंटू नाम की इमेज चलेगी, इको कमांड चलेगी हेलो भूपिंदर नाम की। इस तरीके के 2 पॉड क्रिएट करने वो मैंने यहां लिख दिया है। हर पॉड पे लेबल लगा होगा भूपिंदर का, उसके अंदर कंटेनर C00 नाम का चल रहा होगा, उसके अंदर उबुंटू इमेज होगी और वहां पे इको कमांड ये चल रही होगी। अगर मैं यहां पे 2 की जगह 4 कर देता हूं तो इसका मतलब क्या है, इस टेम्पलेट से 4 पॉड क्रिएट होंगे इस टेम्पलेट को यूज करके। हर पॉड में नाम टेस्ट पॉड ही होगा, लेबल माई भूपिंदर का ही लगा होगा, उसके अंदर उबुंटू इमेज चल रही होगी हर पॉड के अंदर, यानी चारों पॉड सेम टू सेम बनेंगे। कैसे बनेंगे वो टेम्पलेट हमने यहां डिफाइन कर दिया है कि वो पॉड आपको कैसा बनाना है। तो चारों पॉड आपको ऐसे बनाने हैं, रेप्लिका में आप डिफाइन कर दो उतने पॉड आपके क्रिएट हो जाएंगे। यहां पे मैंने इनके बारे में लिख भी दिया है कि काइंड में रेप्लिकेशन कंट्रोलर दिस डिफाइन टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ रेप्लिकेशन टाइप। तो ये ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है कि हम रेप्लिकेशन कंट्रोलर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। रेप्लिकास में दिस एलिमेंट डिफाइन द डिजायर्ड नंबर ऑफ पॉड्स, आपको कितने पॉड चाहिए वो आपको यहां लिखना है। सिलेक्टर में टेल्स द कंट्रोलर विच पॉड्स टू वॉच बिलोंग टू दिस RC। तो इस रेप्लिकेशन कंट्रोलर में कौन से पॉड आएंगे या इससे बिलोंग करते हैं वो इस सिलेक्टर के बेस पे होगा, यानी भूपिंदर माई नेम इक्वल टू भूपिंदर जिसका भी होगा वो इस रेप्लिकेशन कंट्रोलर का हिस्सा होगा, आप ऐसा समझे। टेम्पलेट में टेम्पलेट एलिमेंट डिफाइंस अ टेम्पलेट टू लॉन्च अ न्यू पॉड, पॉड कैसा बनेगा वो ये टेम्पलेट बताएगा। लेबल में सिलेक्टर वैल्यू नीड्स टू मैच द लेबल, यानी ये वाला नेम जो सिलेक्टर वैल्यू में है और ये नेम सेम होना चाहिए। अगर ये सेम होगा, ये मैच करेगा तभी आपका पॉड क्रिएट होगा, ठीक है, अदरवाइज ये एरर देगा। नीचे की कमांड सेम है। तो ये कुछ बुनियादी एक YAML फाइल है, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे करके दिखाना है, ये अब मैं सीधा लैब पे लेके चलता हूं और वहां पे इसे करके देखते हैं। यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करते हैं myrc.yml के नाम से, प्रेस आई करते हैं और यहाँ पे हम ये वाला जो हमारा पूरा फाइल है मैनिफेस्ट है इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी आप देखें इस बार मैंने काइंड में पॉड नहीं लिखा है, रेप्लिकेशन कंट्रोलर लिखा है, जो कि एक काइंड ऑफ आप कह लें कि हमारा एक कंट्रोलर होता है जिससे कि हम रेप्लिकेट कर पाते हैं। तो पॉड नहीं लिखना है हमें, यहाँ रेप्लिकेशन कंट्रोलर लिखना है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर हो गया, API वर्जन V1 ही रहने दें। नेम हम क्या रख रहे हैं अपने इसका, माई रेप्लिका रख रहे हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का, आप इसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं।
और स्पेसिफिकेशन में मैं कहता हूँ दो रेप्लिका का मतलब है दो पॉड क्रिएट होंगे। अगर आप यहाँ 3 कर देंगे तो 3 पॉड क्रिएट होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ तो 5 पॉड क्रिएट होंगे, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मैं 5 क्रिएट कर देता हूँ, तो मैंने 5 पॉड क्रिएट कर दिए। सिलेक्टर में मैं कहता हूँ कि जो मेरा नाम है वो भूपिंदर राजपूत है, इसको आप भूपिंदर राजपूत ना करके, क्योंकि देखिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जो सिलेक्टर में आपका नाम होगा और जो लेबल्स में होगा ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं होगा तो एरर आएगा। तो आप यहाँ भूपिंदर लिखें और यहाँ जाके भी आप इसको भूपिंदर करें, ये सेम होना चाहिए आपका, क्योंकि आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको भूपिंदर नाम का जो है जहाँ पे आपका सिलेक्टर में माई नेम इक्वल टू भूपिंदर नज़र आए वो वाला आपको क्रिएट करना है, ठीक है ना। और टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे तो मैंने 5 पॉड बनाने हैं और उनमें एक लेबल लगा देना है, लेबल नहीं सिलेक्ट करना है भूपिंदर के बेस पे। तो भूपिंदर कहाँ होना चाहिए, टेम्पलेट में। ये टेम्पलेट बेसिकली क्या है, इसी की हेल्प से आप कंटेनर अपना पॉड जो है वो क्रिएट कर रहे हो कि भाई मेरे पॉड का नाम होगा टेस्ट पॉड 6 और उसके अंदर लेबल होगा भूपिंदर, और भूपिंदर नाम के लेबल वाले ही आपको सिलेक्ट करने हैं और वैसे ही 5 रेप्लिका क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। और हर पॉड के अंदर एक कंटेनर बनेगा C00 के नाम से, और वहाँ पे उबुंटू इमेज आपकी होनी चाहिए और उसमें एक कमांड चलनी चाहिए हेलो भूपिंदर वाली। तो ये सारा काम करने के बाद एस्केप कर दें, :WQ कर दें, बाहर आ जाएं। अब बाहर आप आ गए, इसके बाद अब आप अप्लाई कर दें kubectl apply -f और उसके बाद myrc.yml नाम से जो मैंने फाइल बनाई थी ये वाली, इसी को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, एंटर। तो ये कहता है जी रेप्लिकेशन कंट्रोलर /my replica क्रिएटेड। इस बार इसने ये नहीं कहा कि pod /pod name, वो नहीं कहा इसने, इस बार पॉड की जगह रेप्लिकेशन कंट्रोलर लिखा है। यानी इसको पता है कि अब जो भी काम होगा वो रेप्लिका की फॉर्म में होगा, यानी मेरे को उतने जो पॉड है वो क्रिएट करके रखने ही हैं, मुझे उनकी रेप्लिका क्रिएट करके रखनी है, ठीक है। अगर वो डिलीट हो जाती है तो मैंने एक और क्रिएट करनी है, पर उतनी रेप्लिका रहेंगी, 5 बोली हैं तो 5 रहेंगी। तो अब चेक भी कर लेते हैं kubectl get rc। अब हम पॉड की जगह क्या करेंगे, रेप्लिकेशन कंट्रोलर की शॉर्ट फॉर्म होती है rc, इसको सर्च करेंगे, ये कहता है माई रेप्लिका। मेरे को डिजायर्ड क्या है, 5 है, मैं 5 पॉड चाहता हूँ। मेरा रेप्लिकेशन कंट्रोलर का नाम क्या है, माई रेप्लिका। 5 पॉड मैं चाहता हूँ, करंट में 5 ही हैं, 5 के 5 रेडी हैं। अब मैं कहता हूँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे उनकी डिटेल ला के दो। तो kubectl describe मैं यहाँ पे करता हूँ और उसके बाद RC और उसके बाद माई RC, यानी कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर और उसका नाम। यहाँ पे माई RC नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे माई रेप्लिका आएगा, क्योंकि हमारी जो वो है माई रेप्लिका के नाम से है, सॉरी मैंने RC कर दिया। RC तो हमारी YAML फाइल का नाम था, मैनिफेस्ट का नाम था। तो अंदर जो हमने नाम दिया है अपने रेप्लिकेशन कंट्रोलर को वो माई रेप्लिका दिया है। तो माई रेप्लिका ये मेरा रेप्लिकेशन कंट्रोलर का नाम है, सिलेक्टर क्या है भूपिंदर, लेबल क्या है भूपिंदर, ये सेम होना चाहिए दोनों, तभी ये क्रिएट होंगे। अब ये 5 रेप्लिका कह रहा है क्रिएट हो चुके हैं आपके, और इमेज उनमें उबुंटू पड़ी हुई है और इको कमांड एक चल रही है हेलो भूपिंदर के नाम से। और नीचे देखें आपको 1 2 3 4 5 पॉड नज़र आ रहे हैं। उन पॉड की ये आईडी है या नेम आप कह लें, माई रेप्लिका 17QVW, इस तरीके से 5 पॉड आपके क्रिएट हो चुके हैं, उनके नाम भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, Ctrl+L करते हैं, यहाँ पे कमांड चलाते हैं kubectl get pods, और ये देखें आपको 5 पॉड नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, पाँचों पॉड रनिंग हैं, बिल्कुल रनिंग है। अब मैं कहता हूँ एक काम करो, डिलीट कर दो, kubectl delete -f पॉड और पॉड नेम, है ना। मैं कहता हूँ आप डिलीट कर दो, या हाइप इसको ज़रूरत नहीं है, आप डिलीट पॉड ही कर दो, -f की ज़रूरत नहीं है क्योंकि YAML फाइल नहीं। kubectl डिलीट पॉड और पॉड नेम, मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पॉड जो है ना इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया। अब दोबारा आप चेक करो कि कितने पॉड मेरे पास अवेलेबल हैं। आप कमांड चलाओ kubectl get pods, और ये देखो फिर आपको 5 नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी उसकी जगह उसे दूसरा क्रिएट कर दिया जस्ट 41 सेकंड पहले। यानी इस वाले की जगह जो आपने डिलीट किया है एक नया पॉड क्रिएट हो गया।
और इसकी आईपी आप चेक करेंगे तो नई आईपी होगी, क्योंकि अब आपका पुराना वाला नहीं हो सकता और आप उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते दोबारा। उसकी जगह इसने रिप्लेस कर दिया, यानी हर टाइम आपको जो डिजायर्ड है वो मिलेगा ही मिलेगा। वो इसकी जिम्मेदारी है अब उसको ये कैसे मेंटेन कर रहा है। अगर आप डिलीट कर दोगे दोबारा एक और क्रिएट कर देगा उसकी जगह, तो ये हमेशा उसको मेंटेन रखेगा। ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। अब अगर आप इनके और डिटेल में जाना चाहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। kubectl गेट माई रेप्लिका अगर मैं करूँ तो, सॉरी गलत कर दिया मैंने, kubectl गेट rc, तो मेरे पास आ रहा है कि 5 रेप्लिका मेरे पास हैं और 5 के 5 करंट में हैं। 5 डिज़ायर थे, 5 करंट में हैं, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ गई। अब आप एक काम करो, kubectl डिस्क्राइब rc, और rc का नाम क्या है, माई रेप्लिका, ये आप सर्च करो तो ये देखें आपको क्या कह रहा है कि भैया आपके पास 1 2 3 4 5 6 यहाँ नज़र आ रहे हैं। 6 क्यों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक आपने क्रिएट किया था बट वो आपने डिलीट कर दिया, तो वो भी तो नज़र आएगा ना। ये टोटल 6 क्रिएट कर चुका है, उसमें से एक आपका डिलीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको डिटेल में आप जाएंगे ना तो आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे रेप्लिका क्या है, 5 करंट, 5 डिज़ायर्ड, 5 रनिंग, 0 वेटिंग, 0 सक्सीडेड, 0 फेल्ड, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। अब आप इसे कंट्रोल एल करें, उसके बाद लेबल भी चेक कर लेते, kubectl गेट पॉट्स, उसके बाद शो लेबल्स है ना, तो लेबल्स में जाओ और ये कहता है कि जी लेबल ना सब पे एक ही है, माई नेम इक्वल टू भूपिंदर, माई नेम इक्वल टू भूपिंदर, ये लेबल आपने सब पे लगाया हुआ है। 5 के 5 पॉड पे आपने यही लेबल लगा रखा है और आपके पॉड रनिंग है, सारे पॉड रनिंग है। अब आप कहते हो कि भाई मेरे को ना ये स्केल अप या स्केल डाउन करना है, ठीक है, मैं 5 पॉड नहीं चाहता, मैं अब जो है 2 ही पॉड चाहता हूँ, या मैं 5 की जगह अब 10 चाहता हूँ, ठीक है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसे इनकी स्केल अप किया जाता है, स्केलिंग कैसे की जाती है। तो आपको स्केल कमांड यूज़ करनी है, kubectl स्केल, ये आपका ऑपरेशन है, और इसमें आप कर दें रेप्लिकाज इक्वल टू, अभी मेरे पास 5 हैं तो मैं 5 की जगह 8 कर देता हूँ, और उसके बाद मैं लिखता हूँ rc और -l, रेप्लिकेशन कंट्रोलर -l, और उसके बाद लेबल क्या है, माई नेम इक्वल टू भूपिंदर। ये वाले लेबल वाले जितने भी मेरे पॉड हैं, सॉरी जो मेरे फाइल है, टेम्पलेट है, उसको आप रेप्लिका करके 8 कर दो, 5 की जगह 8, 5 तो अभी हैं ही ऑलरेडी, उसको मैं 8 चाहता हूँ, जहाँ जहाँ भूपिंदर लिखा है ना वो वाला आप मैनिफेस्ट में से उठाओ और उसको 8 कर दो। तो कर देते हैं जी। ये कहता है रेप्लिकेशन कंट्रोलर माई रेप्लिका जो है वो स्केल्ड हो गया है, यानी जो भी आपने कहा है वो काम हो गया है। तो ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं और हम कहते हैं कि गेट rc, और ये देखें क्या आ रहा है, टोटल 8 पॉड आपके पास है। अब आप कहें kubectl गेट पॉड्स और आप चेक कर लो, देखो 8 आ गए आपके पास, आ गए कि नहीं आ गए। तो अब आपके पास 8 हो गए टोटल, आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब मैं कहता हूँ आप इन्हें कम कर दो, 8 तो बहुत ज़्यादा हो गए, मैं इन्हें अब कम करना चाहता हूँ। तो आप कहो ठीक है मैं कम कर देता हूँ, kubectl स्केल और उसके बाद रेप्लिकाज होता है ये, ठीक है, और इक्वल टू मैं कहता हूँ अब आप ना सिर्फ 1 कर दो, और रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्या है, रेप्लिकेशन कंट्रोलर में ही इसको सर्च करना है। लेबल को क्या है, लेबल है मेरा माई नेम इक्वल टू भूपिंदर जो है ना, उसको आप सर्च करो। तो एंटर करते हैं, ये कहता है जी हमने स्केल्ड कर दिया। अब आप ज़रा एक्चुअल स्टेट चेक करो, गेट पॉट्स, ये क्या कह रहा है, सारे डिलीट कर दिए इसने, देखो टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, बस एक रनिंग है, बाकी सब टर्मिनेट कर दिया 8 में से। अब आपके पास टोटल कितने बचे, आपके पास टोटल 1 पॉड बचा। आप चाहो तो आप चेक कर लो, यहाँ पे जाओ गेट rc, ये क्या कह रहा है, अब सिर्फ डिजायर्ड भी एक है, करंट भी एक है। तो इस तरीके से आप स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हो अपने पॉड्स की संख्या को, उनकी वैल्यू को। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे kubectl गेट पॉड्स और उसके बाद मैं लेबल्स भी चेक कर लेता हूँ, शो लेबल्स, तो मुझे क्या नज़र आ रहे हैं, एक ही मुझे नज़र आ रहा है,
माई रेप्लिका वाला ये मेरा एक पॉड है 1 by 1, ये मुझे नज़र आ रहा है, उस पर लेबल क्या है, माई नेम इक्वल टू भूपिंदर, ये मेरा पॉड रनिंग है। ठीक है, जो पुराना पॉड है उस पर कोई लेबल नहीं लगा हुआ, इसलिए यहाँ पे नन नज़र आ रहा है। अब एक काम करते हैं, मैं इस वाले फाइल को ही डिलीट कर देता हूँ। तो क्योंकि देखिए अगर आप पॉड को डिलीट करेंगे तो उससे कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि उसकी जगह वो नया क्रिएट कर देगा। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, पूरी की पूरी फाइल डिलीट करनी पड़ेगी। तो kubectl डिलीट -f, उसके बाद आपकी फाइल का नाम क्या था, myrc.yml, इसको आप डिलीट करो। तो ये कहता है कि जी रेप्लिकेशन कंट्रोलर आपका जो माई रेप्लिका नाम से था वो डिलीट हो गया है। तो अब अगर आप जाओगे और आप चेक करोगे kubectl get pods, तो आपको क्या नज़र आएगा, या आप rc चेक करोगे रेप्लिकेशन कंट्रोलर तो नहीं नज़र आएगा। अब आप गेट पॉड्स पे जाओ तो क्या पॉड नज़र आएगा, ये वाला पॉड आपका टर्मिनेट हो चुका है, बंद हो चुका है, सिर्फ एक ही बचा है जो पहले वाला था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे पॉड वो डिलीट हो गए। ठीक है, आप ये भी चेक कर सकते हो। अब चलते हैं चलो अपने बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि रेप्लिका सेट क्या होता है। उसके बाद मैं आपको रेप्लिका सेट की भी लैब करके दिखाता हूँ। देखिए अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है रेप्लिकेशन कंट्रोलर के बाद, वो है रेप्लिका सेट। रेप्लिकेशन कंट्रोलर हमारा सबसे पुराने ऑब्जेक्ट्स में है कुबरनेटिस के, जो सबसे पहले इस्तेमाल होता था, वर्जन 1 था उसका। लेकिन अब उससे एक एडवांस वर्जन आ चुका है रेप्लिका सेट। दोनों के अंदर एक ही बुनियादी डिफरेंस है कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर जो है वो इक्वालिटी बेस्ड सिलेक्टर पे काम करता है, इक्वालिटी बेस्ड सिलेक्टर पे काम करता है, जबकि रेप्लिका सेट इक्वालिटी बेस्ड के साथ साथ सेट बेस्ड सिलेक्टर को भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मतलब क्या, इससे मतलब यह कि मैंने अभी जब आपको रेप्लिकेशन कंट्रोलर की लैब कराई तो आपने वहां देखा होगा कि मैंने सिलेक्टर के अंदर क्या लिखा था। सपोज करें मैंने सिलेक्टर के अंदर कोई सिलेक्टर डिफाइन किया हुआ था, जैसे माई नेम और उसके बाद कॉलन लगा के भूपिंदर, यानी मेरा नाम जब भूपिंदर होगा इक्वल टू होगा एक तरीके से, इसका मतलब यह है तभी आपको वही वाला पॉड लेना है। लेकिन सेट बेस्ड में क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि अगर वहां भूपिंदर के अलावा अमन है और सेट बेस्ड है, सपोज करें मैंने यहां पे सेट बेस्ड करके लिखा है, इन करके मैंने लिखा है भूपिंदर, अमन या विजय, इस तरीके से मैंने 3-4 नाम लिख दिए और मैं कहता हूं या तो भूपिंदर के अंदर या अमन या विजय, तीनों में से कुछ भी हो तो आप उसको पॉड को आप सिलेक्ट कर लें। तो सेट बेस्ड का मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे चुका हूं क्या होता है। तो ये एक बुनियादी फर्क है रेप्लिका सेट और रेप्लिकेशन कंट्रोलर में। रेप्लिका सेट रेप्लिकेशन कंट्रोलर का ही एडवांस वर्जन है, इसीलिए 2 चीजों का चेंज आएगा। यहां पे काइंड में आपको लिखना पड़ेगा, जो काइंड में हमने वहां पे रेप्लिकेशन कंट्रोलर लिखा था, यहां पे आप रेप्लिका सेट लिखेंगे, पहला चेंज। दूसरा जो वर्जन आपने लिखा था एपीआई वर्जन, वो आप हर जगह क्या लिखते थे, V1 आप लिखते थे, लेकिन यहां पे क्योंकि V1 के अंदर रेप्लिका सेट अवेलेबल ही नहीं था हमारे वर्जन 1 में, तो यहां पे ये किस वर्जन में अवेलेबल है, apps/वर्जन 1 में। ये apps/वर्जन 1 में ये अवेलेबल है, इसीलिए आपको ये लिखना पड़ेगा एपीआई वर्जन के अंदर, क्योंकि वर्जन 1 में ये था ही नहीं। तो रेप्लिका सेट एक एडवांस वर्जन है। अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछ ले रेप्लिकेशन कंट्रोलर रेप्लिका सेट में क्या बुनियादी डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है, रेप्लिकेशन कंट्रोलर इक्वालिटी बेस्ड सिलेक्टर पे काम करता है, जबकि रेप्लिका सेट इक्वालिटी बेस्ड सिलेक्टर एज वेल एज सेट बेस्ड सिलेक्टर दोनों पे काम करता है। आप दोनों तरीके से वहां पे अपने पॉड्स को क्रिएट कर सकते हैं और सिलेक्टर में दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहां पे इसकी YAML फाइल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत बुनियादी सा डिफरेंस है, बस ये बेसिक डिफरेंस यहां पे है। उसके अलावा सिलेक्टर में हम सेट बेस्ड वहां पे यूज करेंगे, बस ये बुनियादी डिफरेंस है। तो सीधा लैब पे चलते हैं। मैं YAML फाइल आपको नोटपैड से कॉपी करके वहां पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं और उससे जुड़ी हुई जो बाकी छोटी मोटी कमांड है, स्केल इन करने की, स्केल आउट करने की, यानी कम ज्यादा करने की अपने पॉड्स को, वो सारी भी मैं आपको करके दिखा देता हूं और फाइनली इस लैब को फिनिश करते हैं। तो आई होप आपको रेप्लिका सेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसको अब क्लियर कर लेते हैं कंट्रोल L करके और यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं myrs, यानी कि रेप्लिका सेट के नाम से .yml, और यहाँ पे I प्रेस करते हैं और यहाँ पे जो है हमारी जो रेप्लिका सेट की कमांड है ये वाली, इसको हम उठा लेते हैं और इसके बाद इसको यहाँ कंट्रोल राइट क्लिक करके माउस का आप पेस्ट कर लें
तो यहाँ पे देखिए काइंड में क्या लिखा है, इस बार रेप्लिकेशन कंट्रोलर नहीं लिखा, इस बार रेप्लिका सेट लिखा है। ये अपडेटेड है, मैंने आपको बताया पहले रेप्लिकेशन कंट्रोलर यूज़ होता था, बट रेप्लिका सेट क्योंकि इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं, इसमें आप इक्वालिटी के अलावा बाकी तरीके से भी इसमें आप लेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है। और API वर्जन में भी देखिए हमने इस बार V1 नहीं लिखा है, apps/V1 लिखा है। तो रेप्लिका सेट के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा apps/V1। मेटा डेटा में नाम क्या है रेप्लिका सेट का, माई RS है। कितने रेप्लिका आप चाहते हो, मैं कहता हूँ 2 मुझे आप पॉड क्रिएट करके दे दो। और उसमें मैं कहता हूँ कि भूपिंदर हो तो भी आप मैच कर लो। मेरे नाम मैंने ना अलग अलग तरीके से लिख दिया कि कुछ भी अगर आपको इन तीनों में से कोई वैल्यू मिलती है ना तो आप उसको जो है मैच कर लो। तो यहाँ इनमें से मैंने देखो ये वाला मैच किया हुआ है भूपिंदर, इस भूपिंदर से मैंने ये भूपिंदर मैच किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बेस पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टेम्पलेट में मेटा डेटा में हमने कहा कि हमारे पॉड का नाम जो है वो टेस्ट पॉड 7 है और जो लेबल है वो भूपिंदर नाम का लेबल है जो इस लेबल के साथ मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो फिर ये एरर देगा। स्पेसिफिकेशन में कंटेनर्स में एक कंटेनर क्रिएट कर दो हर पॉड के अंदर C00 के नाम से। इमेज जो है वो उबुंटू होनी चाहिए और इको में आप टेक्निकल गुफ्तगू कमांड चला दो, एस्केप करो, :WQ करो, बाहर आ जाओ और इसके बाद एज यूजुअल जो आप काम करते हो वो काम आपको करना है kubectl apply -f myrs.yml, इसको आप अप्लाई कर दो। तो ये कहता है आपका रेप्लिका सेट .apps/myrs क्रिएट हो चुका है, यानी कि रेप्लिका सेट आपका हो गया। आप चेक करना चाहो तो kubectl get rs आप करोगे, पॉड नहीं करना है आपको, रेप्लिका सेट को फाइंड आउट करना है। तो ये कहता है जी हाँ, आपके रेप्लिका सेट में आपने 2 पॉड मांगे थे, 2 के 2 क्रिएट हो चुके हैं, दोनों रेडी हैं और 12 सेकंड पहले वो रेडी हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नज़र आ गई। अब मैं कहता हूँ कि ठीक है, तो उन पॉड के बारे में मुझे बताओ, kubectl get pods। तो मेरे ये कहता है हमने 2 पॉड आपके रेप्लिका सेट के अंदर क्रिएट कर दिए हैं, दोनों रनिंग हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि अब इसको आप डाउन कर दो, इसको भी स्केल डाउन कर दो। तो kubectl और स्केल, मैं इसको स्केल डाउन अगर करना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, रेप्लिकास इक्वल टू कितना करना है, 2 से 1 कर देते हैं। तो 1 करके और किस में करना है, रेप्लिका सेट के अंदर माई RS रेप्लिका जो मैंने बनाया है उसको आपको स्केल डाउन करना है। तो इसको स्केल करते हैं, देखें ये स्केल्ड हो गया है, माई RS जो था ये स्केल्ड हो गया है। आप चेक करना चाहें चेक कर लें, kubectl get pods पे जाएं तो 1 डिलीट हो गया है, टर्मिनेट दिखा रहा है, 1 रनिंग दिखा रहा है, यानी अब आपके पास सिर्फ 1 है। आप RS में जाओगे get RS में तो यहाँ भी आपको डिज़ायर्ड अब 1 दिखा रहा है, जबकि पहले डिज़ायर्ड 2 था। तो इस तरीके से आप उसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो अपने तरीके से। अब आप चाहो, आप अगर डिलीट करोगे, अब सपोज़ ये 1 आपके पास है, आप इसको भी डिलीट कर दो फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैं कहता हूँ कि भाई kubectl और उसके बाद डिलीट पॉड और उसके बाद यहाँ ये जो मेरा पॉड है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये 1 की तो मेरा चल रहा है, इसको भी डिलीट कर दो आप। तो ये डिलीट हो गया, तो अब एक काम करो, kubectl get rs आप करो। अब भी ये कह रहा है कि भाई 1 पॉड है मेरे पास, तो मैंने तो डिलीट कर दिया था, तो वो कहाँ से आया चेक कर लेते हैं, kubectl get pods और ये देखो इस बार इसने उसकी जगह एक नया पॉड क्रिएट कर दिया। आप यहाँ पॉड का नाम देखो क्या था, माई RS 77 NMT और इस बार क्या बन गया, JTXW7, यानी उसने उसकी जगह नया रेप्लिका क्रिएट कर दिया। तो क्योंकि डिजायर्ड को वो हमेशा करंट को डिजायर्ड के बराबर रखेगा ही रखेगा, अगर आप डिलीट भी कर दोगे वो उसको बैलेंस करने के लिए एक और नया क्रिएट कर देगा। तो आई होप ये बहुत सारी चीज़ें कुबरनेटिस के अंदर आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो अब एक काम करते हैं, अब हम इसे डिलीट कर लेते हैं, kubectl डिलीट रेप्लिका सेट और रेप्लिका सेट क्या है, मेरी YAML फाइल का नाम माई RS और ये डिलीट मैंने कर दिया। अब अगर आप चेक करोगे गेट पॉड्स करोगे तो आपको ये क्या कह रहा है, ये वाला डिलीट हो चुका है, यानी 1 ही बचा है अब आपके पास। आप चाहो तो चेक कर लो, kubectl get rs कर लो आप, तो ये क्या कह रहा है, नो रिसोर्स फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेस, यानी अब आपके पास रेप्लिका सेट नाम का कोई रिसोर्स ही नहीं है। जब रिसोर्स ही नहीं है तो फिर उसके अंदर कोई पॉड होने का मतलब ही नहीं है। तो क्योंकि हमने उस रेप्लिका सेट को डिलीट कर दिया है यहाँ पे माई RS वाला, तो अब आपको वो पॉड मिलेगा ही नहीं। तो अगर अब आप kubectl get pods करोगे ना तो आपको ये क्या हुआ, क्यूब गेट्स कर दिया मैंने,
तो kubectl get pod आप करोगे तो क्या आएगा, एक ही पॉड नज़र आएगा, टेस्ट पॉड 4 के नाम से। तो इस तरीके से आप पॉड्स क्रिएट कर सकते हैं, उनके रेप्लिका क्रिएट कर सकते हैं, स्केल सेट जो आपका स्केल है, रेप्लिका सेट है, रेप्लिकेशन कंट्रोलर है, ये सारी लैब बेहद इंपॉर्टेंट है जो आपको कुबरनेटिस पे मास्टर बनाने में, उस पर बहुत एक्सपर्ट बनाने में हेल्प करेंगी। मैंने कोशिश की है ईजीएस्ट वे में एक एक छोटी छोटी जो ऑपरेशंस आप कह सकते हैं कुबरनेटिस के अंदर, जो कमांड आप कह सकते हैं, उनको मैंने एग्जाम्पल की फॉर्म में एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, सो दैट आप जब आगे पूरी मैनिफेस्ट पे कभी काम करें या आप अगर रियल टाइम में काम कर भी रहे हैं तो आपको पता हो कि इस चीज़ का एग्जैक्ट मतलब क्या है, वर्किंग क्या है। तो अगर ये सारा कुछ आप कर चुके हैं तो मैं ls करके देखता हूँ मेरे पास क्या क्या है। देखो इतनी सारी फाइल्स मेरी क्रिएटेड है, myrc.yml, myrs.yml, pod1.yml, ये बहुत सारी फाइल क्रिएटेड है। अगर इनमें से आपको किसी को डिलीट करना है तो rm-rf और मैं कहता हूँ कि pod1.yml आप डिलीट कर दो तो ये मेरी डिलीट हो जाएगी। आप ls करके देखो तो अब आप pod1 आपकी डिलीट हो गई, pod1 यहाँ पे थी, यहाँ नहीं है, आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इन फाइल्स को भी डिलीट कर सकते हो, ताकि अगर आपको लगता है कि मैंने ये YAML फाइल बना दी है और मैं इस मैनिफेस्ट को डिलीट करना चाहता हूँ तो आप डिलीट कर सकते हो। आप कुछ भी XYZ कर सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कुबरनेटिस बहुत ईजी है। कहीं कुछ गलती करते हो, ये देखो ये क्या कह रहा है, डिड यू मीन दिस सेट और गेट, तो मैंने एक्चुअली गेट्स लिख दिया था, तो ये अपने आप ही ना आपको करेक्ट भी कर देता है। कुबरनेटिस का यही बेनिफिट है। अब देखें ये क्या कह रहा है, kubectl -help आप यूज़ करके देखो, तो आप यहाँ पे करो ना यूज़ kubectl -help, तो ये देखो ये क्या कह रहा है कि ये सारी कमांड्स हैं, डिफ कमांड है, अप्लाई कमांड है, पैच कमांड है, रिप्लेस है, वेट है, कस्टमाइज है, लेबल, अपडेट द लेबल ऑन अ रिसोर्स, एनोटेट, एनोटेशन मैं आपको सिखा चुका हूँ, लेबल मैं आपको सिखा चुका हूँ, है ना। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी हम सीखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता। इसको पहले हम एक काम करते हैं, आप चाहें तो ये कमांड्स आपको सारी मिल जाएंगी, नो नीड टू वरी। अब आप अपने इस इंस्टांस को स्टॉप कर दें, और स्टॉप मैं इसको कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में अब काम करूँगा। तो और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि मेरा बिल कितना बना है। तो मेरा बिल ज़्यादा नहीं बना है, नो नीड टू वरी। और जो बिल बना है वो भी आपको देना नहीं है। लैब पूरी करने के बाद आप सपोर्ट में जाके एक मेल डाल देना कि प्लीज़ रिम्बर्स माई मोबाइल। देखो मेरा 38 INR का बना है, यानी $1 का बिल भी अभी नहीं बना है, 0.51 USD का बिल बना है। वो भी सपोर्ट में जाके, आप सपोर्ट सेंटर में जाके उनको मैसेज डाल दो, वो आपका इसको वेव ऑफ कर देंगे। वो आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं आपको क्या दिखा रहा था कि अगर आप कुबरनेटिस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कुबरनेटिस आप करें kubernetis.io, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। इससे बेहतर डॉक्यूमेंटेशन दुनिया में नहीं है। कुबरनेटिस के ऊपर जो भी डेटा हम लोगों के पास भी है, जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, वो सब यहीं से लिया गया है। आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, इसके ब्लॉग्स में जाएं, इसके बारे में पढ़ें, व्हाट इज़ कुबरनेटिस, कुबरनेटिस कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, यहाँ आप क्लिक करें। देखो कितनी बेहतर वे में लिखा हुआ है। वैन यू डिप्लॉय कुबरनेटिस यू गेट अ क्लस्टर। ए कुबरनेटिस क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ वर्कर मशीन कॉल्ड नोड्स दैट रन कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस। एवरी क्लस्टर हैड एट लीस्ट वन वर्कर नोड। तो ये देखिए बहुत डिटेल में इन्होंने लिखा है, उसका आपको पूरा डायग्राम दिखा रखा है, कंट्रोल प्लेन के कंपोनेंट्स जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्यूब API सर्वर क्या होता है, etcd क्या होता है, शेड्यूलर क्या होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखो लिखी हुई हैं, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। आप उसके बारे में जो भी डिटेल चाहें लेफ्ट साइड में आपको नज़र आ जाएगी। आप अगर यहाँ पे जाके आप ये चेक करना चाहते हैं जो हमने आज किया है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सर्च में जाएं, आप यहाँ लिखें नोड सिलेक्टर, तो आपको यहाँ नोड सिलेक्टर नज़र आएगा। तो जस्ट अ मिनट में स्पेस दे देता हूँ। और असाइनिंग पोर्ट्स टू नोड्स, ये लेबल्स एंड सिलेक्टर्स देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे जाएंगे ना लेबल एंड सिलेक्टर्स पे, तो देखो ये बता रहा है कि लेबल्स क्या होते हैं। लेबल्स आर की वैल्यू पेयर दैट आर अटैच्ड टू ऑब्जेक्ट सच एज पोर्ट्स। लेबल्स आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू स्पेसिफाई आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मीनिंगफुल एंड रेलेवेंट टू यूजर्स। तो भैया ये सारी डिटेल आप पढ़ो बैठ के, मोटिवेशन क्या है, सिंटेक्स क्या है, कैसे लेना है, कैसे हमें लेबल लगाने हैं। देखो एनवायरनमेंट प्रोडक्शन है,
ऐप क्या है, इंजन एक्स है, इस तरह के लेबल्स आप पुट कर सकते हैं। लेबल सिलेक्टर क्या होते हैं, इक्वालिटी बेस्ड रिक्वायरमेंट जो मैं आपको भी पढ़ा चुका हूँ, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो इक्वालिटी वाला एग्जाम्पल ये रहा, इनइक्वालिटी में आप ये मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको ऑफिशियल कुबरनेटिस का ही पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ें। आप अगर अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं कुबरनेटिस का, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको सारी डिटेल, सारी लैब्स और ऑलमोस्ट मैक्सिमम आपको जो कमांड्स हैं वो मिल जाएंगी। देखें यहाँ पे इन लिखा है, यहाँ पे नॉट इन लिखा है, ये सब का मैंने यूज़ आपको आज दिखाया है। तो आप यहाँ से जाके इनकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और ये मैं अपने इंस्टांस को मैंने क्लोज़ कर दिया, स्टॉप कर दिया है, ताकि हम नेक्स्ट लैब कर सकें। और आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। लैब कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि कुबरनेटिस में आपको उस्ताद बना दूँ, मास्टर बना दूँ। और जहाँ भी रहें भूपिंदर राजपूत को हमेशा याद रखें कि ठीक है, ये बंदा ज़िंदगी में कहीं आपके किसी मोड़ पे काम आया था। छोटी सी ज़िंदगी है, ना रहूँ तो भी दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदा जब तक हैं तब तक आपकी खिदमत में हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते रहेंगे। और चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार आपको आज की लैब भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने आज काफी कुछ कुबरनेटिस में करके देखा होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ होगा। ये वो सारी चीजें हैं जो रियल टाइम में इस्तेमाल होती हैं, जो आपको फ्रेशर से एक एक्सपीरियंस लेवल की ओर लेके जाएंगी, प्रो लेवल की ओर लेके जाएंगी, और आपको इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, और आपको काफी ज्यादा मतलब मजा भी आ रहा होगा। आई होप ये सब करने में आपको कुछ भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। फिर भी कोई मुश्किल होती है, आप हमारे फेसबुक ग्रुप का इस्तेमाल करें, वहां पे अपने डाउट्स को शेयर करें। लोग वहां पे बहुत फ्रीक्वेंटली आपको रेस्पॉन्स करते हैं, जवाब देते हैं। बहुत ही अच्छी टीम है फेसबुक ग्रुप के ऊपर, बहुत ही शानदार मेंबर्स वहां पे जुड़े हुए हैं। उन सभी को मुबारकबाद जो उस ग्रुप के मेंबर हैं, क्योंकि लगभग मेरे ख्याल से हम लोग डेली 250 से 300 रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर रहे हैं। रीजन ये है कि वो मैंडेटरी सवालों के जवाब ही नहीं दे रहे। यार अगर आप मैंडेटरी सवालों के जवाब नहीं दोगे तो हम उसमें आपको ऐड नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन ये है कि हम उसे स्पैमर्स से बचा के रखना चाहते हैं। हम उसको उन लोगों का ग्रुप बना के रखना चाहते हैं जो हकीकत में पढ़ना चाहते हैं, जो हकीकत में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप उन मैंडेटरी सवालों का जवाब जरूर दीजिए। वहां पे हमने सवालों को लिखा भी हुआ है कि भाई आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करें, आप हमारा कोई भी वीडियो जो भी आपको पसंद है फेसबुक पे शेयर करें, और उसको शेयर जो आपने किया है फेसबुक पे उसका लिंक वहां से कॉपी करके वहां उस सवाल के जवाब में डालें। आपकी रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी। चले बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं, और बस एक शेर मैं आज आपको सुनाना चाहूंगा। बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि जहां डूबा था मैं मुझे वही किनारा चाहिए, जहां डूबा था मैं मुझे वही किनारा चाहिए, तू फिर आ मेरे पास मुझे तू दोबारा चाहिए, तो फिर आ मेरे पास मुझे तू दोबारा चाहिए। चलिए ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।